चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, हाउ यू फील कि हम आईपीसीसी कर रहे हैं अब? कुछ लग रहा है कि अभी भी ऐसे लग रहा है कि हम फाउंडेशन में ही हैं? यस। खुशी, साक्षी। चलो, ओके। सो कौन सा सब्जेक्ट है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं? नाम पता है? बुक्स तो अभी तुम्हारे पास आई नहीं है। नाम पता है तुम लोगों को? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग? आंसर मी, बोलो। नो मैम। हो, नाम भी नहीं पता? नाम भी टीचर्स बता रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता अभी? चलो, कॉर्पोरेट लॉज। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तुम लोगों के साथ? यस मैम। ओके फाइन। चलो, हमारे जो सिलेबस का नाम है वो है कॉर्पोरेट लॉ। लॉ से पीछा तो छूटेगा नहीं, फाइनल तक पढ़ना ही। मैंने फाउंडेशन में भी तुम लोगों को बताया था, तुम में से सारे काफी बच्चों ने मुझसे फाउंडेशन करी है। ठीक है, तो फाउंडेशन में भी हमने लॉ पढ़ा था, तो यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ कि ये तुम्हारा सिलेबस या मतलब ये सब्जेक्ट क्या है। फाइन, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। कॉर्पोरेट लॉ, तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे पास टैक्स है, अकाउंट्स है, तब 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तुम्हारे यहाँ पर, जिसमें से 2 आई थिंक सो तुम लोगों के शुरू हो चुके हैं। ठीक है, फाइन। बचा एक टैक्स, वो भी आई थिंक सो तुम लोगों ने शुरू करा है, नहीं करा, इट्स अप टू यू। ठीक है, 3 प्रैक्टिकल प्लस एक थ्योरी, ये तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस है। अभी फिलहाल तुम लोग फर्स्ट ग्रुप ही कर रहे हो। ठीक है, तो 3 प्रैक्टिकल्स प्लस 1 थ्योरी सब्जेक्ट। ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट कौन सा है तुम लोगों का? वो है लॉ। ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ। वहां हमने पढ़ा था बिजनेस लॉ। ठीक है, सिर्फ जो बिजनेस पे अप्लाई होते हैं, बिजनेस कौन कौन से, ऑल टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म्स पे जो अप्लाई होते हैं। फाउंडेशन तुम सबने पढ़ी है। ठीक है, कुछ कुछ सबको याद है, अभी रिसेंटली पढ़कर ही हटे हो, बचपन अभी खत्म नहीं हुआ, रिजल्ट आएगा फिर आ जाओगे आगे। ठीक है, फाइन। तो कॉर्पोरेट लॉ मतलब जो कॉर्पोरेट्स के अंदर चलता है, जो कंपनीज के अंदर चलता है। तो अब कंपनीज का नाम आया तो कंपनी लॉ ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो कॉर्पोरेट लॉ को तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा सिलेबस बता रही हूँ मैं कैसे आता है पेपर। कॉर्पोरेट लॉ को 2 पार्ट्स के अंदर तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने डिवाइड किया हुआ है। द वन इज कंपनी लॉ, जो पढ़ा है हमने, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है मैम। ठीक है, कंपनी लॉ। अदर इज अदर लॉज। अब ये मैम अदर लॉज में क्या है? कंपनी लॉ तुम्हारा 60 मार्क्स का आता है। कंपनी लॉ तुम लोगों का 60 मार्क्स कवर करेगा, तो मतलब बहुत सारा कंपनी लॉ पढ़ना है। ठीक है, तो कंपनी लॉ 60 मार्क्स का पढ़ना है तुम लोगों को। अदर लॉज 40 मार्क्स के हैं तुम लोगों के पास। ठीक है, अब ये अदर लॉज में कौन कौन से चैप्टर्स है? 40 मार्क्स 4 चैप्टर्स, 40 मार्क्स ओनली 4 चैप्टर्स। तो इस 40 में से तुम लोगों को जितने ज्यादा तुम लोग मार्क्स ले सको उतने लेने हैं। ठीक है, फाइन। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर है मैम? फर्स्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हम पढ़कर आए हैं। ठीक है, वो रिपीटेड तो है ही है, उसको तो भूलना नहीं है। मैंने पहले ही बोला था तुम लोगों को, कंपनी लॉ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भूलना नहीं है, आईपीसीसी में फिर आएगा। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है उसको नहीं भूलना है, बट कुछ टर्म्स हम एडवांस लेवल पे स्पेशल करेंगे, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे हम लोग, जो हमने वहां पर नहीं किया था। 2 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है और एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है। तो हमने स्पेशल फाउंडेशन में नहीं पढ़ा। फाउंडेशन में हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था। ऑफर पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस पढ़ लिया, कंसिडरेशन पढ़ लिया, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट टॉपिक था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद का कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने नहीं पढ़ा अपने सिलेबस के अंदर। आई होप यहां तक का तुम लोगों को पता है। उसके बाद कुछ टॉपिक्स आते हैं हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के।
ठीक है। उस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, लाइक प्लेज, इंडेमनिटी, वो सारी चीजें हम लोग इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ज्यादा नहीं है तुम लोगों के पास, सिर्फ स्पेशल का ही पार्ट आएगा। लेकिन हाँ, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुमने फाउंडेशन में किया है उसको भूलना नहीं है। इंस्टीट्यूट का कुछ नहीं पता, वो कुछ भी उठा के दे देते हैं, उनको लगता है तुम फाउंडेशन पढ़कर आ रहे हो। तो फाउंडेशन करिए बच्चे ने तो पता ही होगा व्हाट इज कंसिडरेशन, व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उनको भूलना नहीं है, अपने माइंड में सेट करके रखना। ठीक है, वैसे तो नहीं आता बट फिर भी कुछ भी हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को पूरा करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्ट है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। नाउ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तुम लोगों ने अकाउंटिंग में, ठीक है, आई होप बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, इनकी अकाउंटिंग कर चुके हो, तुम लोग कर चुके हो, थोड़ी बहुत ही कर चुके हो ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, है ना, इनकी अकाउंटिंग तुम लोग हैंडल कर चुके हो। तो अब उसको थ्योरी में पढ़ना है बस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जितने भी 3 और 4 टाइप्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी थ्योरी पढ़नी है हम लोगों को। तो सेकंड एक्ट तो ये हो गया। 2 एक्ट तुम लोगों के लिए न्यू है, ठीक है, 2 एक्ट तुम लोगों के लिए न्यू है। दिस इज जर्नल क्लॉज एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मींस बच्चा लॉ, ठीक है। अब ये 2 चैप्टर्स सिर्फ लॉ को डिफाइन करते हैं। लॉ कैसे पढ़ा जाता है, वैसे तो ये चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, आई थिंक सो तुम लोगों के पास ना फाउंडेशन में होना चाहिए था, हाउ टू रीड लॉ, ठीक है, एक लॉ को कैसे पढ़ते हैं, तो ये चैप्टर तुम लोगों को वहां देना चाहिए था, ठीक है। वहां नहीं दिया, वहां तो लॉ पढ़ा दिया, अब यहाँ दे दिया इंस्टीट्यूट ने तुम लोगों को। अब भाई एडवांस लेवल का लॉ पढ़ने लगे हो तो लॉ पढ़ने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। एक बच्चे को लॉ पढ़ने के रूल्स आने चाहिए, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ये चैप्टर पढ़ना है, और जनरल क्लॉजेस एक्ट ये भी लॉ से ही रिलेटेड है। तो ये बहुत छोटे छोटे से चैप्टर है, ये दोनों तो बहुत छोटे चैप्टर होते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा बड़े नहीं है। तो जो तुम्हारी सेकंड वाला पार्ट है 40 मार्क्स का, वो बहुत छोटा है, उसका पतली सी ही बुक है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हमारे पास इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जनरल क्लॉजेस और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये 4 एक्ट 40 नंबर, ठीक है। और हमारे पास एक बड़ा एक्ट कंपनी लॉ जो 60 मार्क्स कवर करेगा। पूरा कंपनी लॉ नहीं पढ़ना हम लोगों को, ठीक है। जितना हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें बोला है, जितने सेक्शंस हम लोगों को बोले हैं, हमें उतना कंपनी लॉ पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को सिलेबस क्लियर हुआ कि हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट लॉज वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कि हमारा कॉर्पोरेट लॉज हम लोगों को एक थ्योरी पेपर हमारे आईपीसीसी ग्रुप 1 में आएगा, तो हम लोग वो रीड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें 2 पार्ट्स है, वन इज कंपनी लॉ, सेकंड इज अदर लॉ, ठीक है। अदर लॉ में 4 लॉ हैं जो 40 मार्क्स कवर करेंगे, और कंपनी लॉ 60 मार्क्स तुम्हारे सिलेबस के अंदर कवर करेगा। तो सबसे ज्यादा फोकस हमें किस पर करना है, कंपनी लॉ पर करना है, क्योंकि वो 60 मार्क्स का आने वाला है तुम्हारे पास। और कंपनी लॉ तुम लोगों ने फाउंडेशन में भी बेसिक सा पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि व्हाट इज कंपनी, ठीक है। इतना तो पता है व्हाट इज कंपनी, कि कंपनी क्या होती है, ये सब बच्चों को पता है, फाउंडेशन देकर आ रहे हो, ठीक है। और अदर लॉ 40 मार्क्स का आएगा। तो इस 40 में से तुम्हें सबसे अच्छे मार्क्स, ये बहुत आसान है, 40 मार्क्स वाला पार्ट बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, ये 3-4 लेंदी भी नहीं है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह बहुत लंबा नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पर, ठीक है। 4 छोटे छोटे चैप्टर्स है और 40 मार्क्स देने वाले हैं तुम लोगों को। तो लॉ में मार्क्स लेने आसान है तुम लोगों के लिए। और कंपनी लॉ, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब तक तो मैं कंपनी लॉ में तुम लोगों को बोलती आई थी, ठीक है, कि सेक्शंस मत करना, लेकिन मैं ये बोलती थी कि आईपीसीसी में तुम लोगों को सेक्शन लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो लर्न तुम्हें नहीं करने, मैं तुम लोगों को लर्न करवा दूंगी, ताकि तुम्हें सारे के सारे सेक्शंस बाय हार्ट लर्न रहे, तुम्हें ज्यादा घर पे मेहनत ना करनी पड़े। और कौन सा सेक्शन था, सेक्शंस में कंपनी लॉ में बच्चे बहुत उलझते हैं, ठीक है, पता ही नहीं कौन सा सेक्शन। जब भी हम किसी पॉइंट का नाम ले, तुम्हें फटाफट से क्लिक होना चाहिए कि ये वाला सेक्शन है मैम,
तो उस सेक्शन के लिए भी हम अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, इस सब्जेक्ट को, ये टॉपिक है। हमें सिलेबस पता लग गया मैम कि आपने कॉर्पोरेट लॉ बता दिया, कंपनी लॉ है, उसके अंदर 40 मार्क्स के बाकी 4 लॉ हैं, ठीक है। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? लॉ पढ़ना तुम लोगों को फाउंडेशन में भी आता था, ठीक है। तो हम सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने के लिए हम सबसे पहले तो कंसेप्ट्स देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज तुम लोगों को बताना चाहूंगी जो मैं हर क्लास में, मैं पहली क्लास में हमेशा रिपीट करती हूँ, चाहे मैं फाउंडेशन का लॉ लेती हूँ, चाहे मैं आईपीसीसी का लॉ लेती हूँ, एक चीज मैं बार बार रिपीट करती हूँ, अब भी कर रही हूँ मैं, ठीक है। व्हाट इज लॉ? ठीक है। एक्ट क्या है भाई? हम बार बार पढ़ते हैं एक्ट, बार बार पढ़ते हैं एक्ट। ये मैंने फाउंडेशन में भी बताया, सब बच्चे, सारे बच्चों को तो ऑलमोस्ट, बाकी बहुत बच्चों को पता है व्हाट इज एक्ट, ठीक है। एक्ट, एक्ट कौन बनाता है इंडिया के अंदर? अब ये एक्ट पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, दिस इज एक्ट, ये क्या लॉ होता है? ये क्या होता है? इस एक्ट का मीन्स होता है एक्शन, ठीक है। अगर स्मॉल ए लिखा है तो इट मीन्स हम कोई एक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई काम कर रहे हैं। कैपिटल ए इंडिया में लीगली एक्ट बनाता है, कैपिटल ए इंडिया में लीगली एक्ट बनाता है। तो किसी भी एक्ट के आगे अगर कैपिटल ए लगा है ना, तो इट मीन्स हमारा लॉ आ गया बीच में, हम कुछ लीगली करने जा रहे हैं। तो एक्ट मीन्स, ठीक है। अब इंडिया में एक्ट बनता कैसे है? ठीक है, इंडिया में बहुत सारा है। तुम लोग सोचते होगे प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं, लेकिन बच्चों को, तुम्हारे में से काफियों को पता है हमारे इंडिया में लॉ कौन बनाता है, एक्ट कौन बनाता है? इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक प्रोसेस है जो मैं हर क्लास में समझाती हूँ यार, 5 मिनट फिर से समझा रही हूँ तुम लोगों को कि हमें एक एक्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब एक एक्ट बनने के लिए इंडिया के अंदर सबसे पहले एक बिल ड्राफ्ट होता है, सबसे पहले एक बिल ड्राफ्ट हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है। वो बिल कौन ड्राफ्ट करता है? रिलेटेड मिनिस्टर ड्राफ्ट करते हैं। लाइक फाइनेंस बिल आता है, बजट देखते हो, अभी फरवरी में फिर से बजट आने वाला, 1 फरवरी को फिर से बजट है, ठीक है। 1 फरवरी, 3 फरवरी बजट की डेट्स होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे बजट आएगा, क्लियर। तो वो बजट आने के लिए कुछ ना कुछ तो पास करते हैं। अब इस बजट के अंदर फार्मर्स का जो एक्ट था उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, बिकॉज उसको बंद कर दिया है। लेकिन अभी फिर भी उसको पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए ऑन पेपर्स मना नहीं किया गया। तो फार्मर्स वांट कि ऑन पेपर्स भी मना कर दो, वो लोग उठ गए हैं वहां से, ठीक है। तो ऑन पेपर्स हो जाएगी, लीगली प्रोसेस हो जाएगी, बट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि हम आपका ये वाला एक्ट आपकी सारी सिटीज से हटा देंगे, ठीक है, जो हमने न्यू एक्ट फार्मर्स के ऊपर लगाया था। तो बिल ड्राफ्ट, अगर हमारा फाइनेंस एक्ट है, हमें सबसे ज्यादा फाइनेंस एक्ट से लेना देना होता है, क्योंकि वही, उसी के आसपास हम घूमते हैं पूरी। जितना सीए कर लोगे, सीए करने के बाद हमेशा इसी एक्ट के आसपास घूमोगे, फाइनेंस एक्ट बार बार हर साल पढ़ना पड़ेगा, क्या आया नए फाइनेंस एक्ट में, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में और तुम्हारी प्रैक्टिस में इफेक्ट डालेगा, क्योंकि जो भी आया तुम्हें अप्लीकेबल करके पढ़ना पड़ता है। तो अमेंडमेंट्स की टेंशन मतलब, जो आएगी वो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, फिलहाल तो अमेंडमेंट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब सीए बन जाओगे फिर लेना, ठीक है। तो बिल ड्राफ्ट होता है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बिल ड्राफ्ट करता है, लाइक अगर फाइनेंस एक्ट है तो सिंपल, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल ड्राफ्ट किया, अब ये बिल तो बन गया। कंपनी लॉ का बिल बन 7 साल लटका था, 7 साल कंपनी लॉ, ये लोग पास ही नहीं करते थे। ये बिल जाता है इंडियन पार्लियामेंट में हमारी, ठीक है। ये बिल हमारा जाता है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। अब इंडियन पार्लियामेंट में एवरीबडी नोज दैट एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, ठीक है। अब एमपीज और एमएलएज में नहीं समझा रही क्या होता है, तुम लोगों को पता है, एमपी एंड एमएलएज होते हैं, ये दोनों बिल को अप्रूव्ड करते हैं, ये दोनों बिल को अप्रूव्ड करते हैं। तो वो जाकर हमारे इंडिया में एक एक्ट बनता है। जीएसटी आया था, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट में दोनों ने, एमपीज एमएलए, ठीक है, इन्होंने अप्रूव्ड किया, तब जाकर जीएसटी आया, अदरवाइज नहीं आ सकता था जीएसटी। तो इनकी अप्रूवल के बाद ये जो बिल है हमारा प्रेसिडेंट के पास ट्रांसफर होता है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाता है ये। तो प्रेसिडेंट इस पर साइन करते हैं। तो जिस दिन प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए, अप्रूव्ड कर दिया, उस दिन वो लॉ बनता है। तो मेन हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसकी हुई?
प्रेसिडेंट की इंपॉर्टेंस हुई। मैम प्रेसिडेंट लॉ पास करते हैं? यस, प्रेसिडेंट भी नहीं करते इंडिया के अंदर, लॉ पास करती है इंडियन पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट तो जो एमपीज और एमएलए ने बोल दिया, अप्रूव्ड कर ही दिया, उन्होंने जस्ट साइन करने होते हैं। 99% वो अपोज नहीं करते किसी भी एक्ट को। कोई एक्ट ऐसा है जिसमें उनको लगता है तो वो थोड़ा सा अपोज कर, पावर होती है उनके पास, बट वो करते नहीं है इंडिया के अंदर। ठीक है, उनका सिर्फ साइन की जरूरत पड़ती है, अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, तब एक एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो जीएसटी तब बना था, फाइनेंस बिल में जीएसटी को ऐसे ही अप्रूवल मिली थी। ठीक है, अब प्रेसिडेंट ने, अब देखो हमारे इंडिया में तीन चीजें हैं, ये मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ। लॉ बनाता कौन है, लॉ मेकर कौन है? इंडियन पार्लियामेंट। अभी तो तुमने देखा, इंडियन पार्लियामेंट के लोग बनाते हैं हमारे यहाँ पर सारे। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट के लोग यहाँ पर हमारे यहाँ पर लॉ बनाते हैं। उसके बाद लॉ एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूट मतलब एग्जीक्यूटर्स कौन है? हमारे यहाँ पर लॉ तो बन गया, उसमें आए हुए दिन चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, कौन चेंज करेगा? मेरे को कंपनी लॉ के रूल्स प्रोविजन के अंदर कुछ चेंज लेकर आना है। जीएसटी के रेट रोज बदलते हैं, रोज सुनते होगे, पापा से मम्मा से किसी से भी सुनते हो, यार जीएसटी का रेट फिर बदल गया, 5% से 12% हो गया, 12% से 5% हो गया। डेली के रेट बदलते हैं वहां पे, कभी कुछ कर देते हैं गवर्नमेंट, कभी कुछ कर देती है। रूल्स को कौन बनाता है? इन रूल्स को बनाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारी लॉ तो बन जाता है इंडियन पार्लियामेंट में, एक्ट तो बन जाता है, बट उसके कुछ रूल्स भी होते हैं। ठीक है, उसको कैसे चलाना है, जो लिखा है क्या वो वैसे ही चलेगा? नहीं, उसको चेंज करके चलाना है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी इस टाइम पे? मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। तो रूल्स बनाना, एग्जीक्यूट करवाना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। बनाते पार्लियामेंट है, रूल्स बना के उसको चलाना सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक चीज और, कोई प्रॉब्लम आ गई, इंटरप्रिटेट करना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी झगड़ा हो गया, कुछ भी पंगा हो गया, यार इस लाइन का मतलब समझ नहीं आ रहा, क्या मतलब है इस लाइन का, तो उसको कौन डिस्क्लोज करता है हमारे इंडिया में? जब तक हमारे ऊपर डंडा नहीं होता हम लोग लॉ मानते हैं? नहीं मानते। तुम खुद को देखो, ट्रैफिक रूल्स को मानते हो? अगर रेड लाइट ना हो सारे फटाफट क्रॉस कर देंगे, सबको जल्दी है, सबको क्रॉस करना है, मतलब किसी की वेट नहीं करते कि सामने से गाड़ी आ रही, अरे भाई जैम लगा देते हैं सबको। अगर लाइट ना हो, पुलिस वाले ना खड़े हो, तो क्या हम रोड पर रूल्स को फॉलो करें? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें कोर्ट फॉलो कराती है। ठीक है, लॉ मेकर सिर्फ बनाकर छोड़ देते हैं, लॉ को एग्जीक्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, और लॉ को तुमसे लागू कराने का काम कोर्ट का है। ठीक है, तो जो ट्रैफिक रूल्स है ना, अगर गलती करी तो सीधा कोर्ट में जाओगे, चालान कटेगा। ठीक है, फाइन। तो लॉ की इंटरप्रिटेशन कौन देता है, लॉ को समझाता कौन है कि इसमें ये मतलब था जी, ट्रैफिक का ये रूल था और इसको आपने माना नहीं, तो कोर्ट आती है बीच में फिर। तो हमारे इंडिया के थ्री पिलर्स हैं, इसी के ऊपर हमारे इंडिया का पूरा लॉ टिका है। तो फर्स्ट इज इंडियन पार्लियामेंट, सेकंड इज सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट होती है, थर्ड इज हमारी इंडियन कोर्ट, कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारी इंडियन कोर्ट। दीज आर द थ्री पिलर्स जिसके बेसिस पे आज में इंडिया में लॉ बनता है। ये तीन ही हैं जो लॉ को इंडिया में चला रहे हैं। अगर इस तीनों में से एक भी बॉडी हिली तो लॉ कैसे बनेगा? नहीं बन सकता, उसमें बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, इन तीनों की अप्रूवल, इन तीनों की साथ साथ ये मिलकर चलते हैं, तो ही इंडिया में एक एक्ट बनता है, एक लॉ बनता है। ठीक है, फाइन। लॉ के अंदर बहुत सारे रूल्स, अब एक्ट वर्ड है लिखा हुआ। ठीक है, एक्ट नॉर्मल एक्ट है, हाँ। इस एक्ट में क्या आएगा, इस एक्ट में हमें लॉज भी पढ़ने हैं, उससे रिलेटेड रूल्स भी पढ़ने हैं, प्लस केस लॉज भी पढ़ने हैं। तो कंपनीज एक्ट, पूरा एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, उस एक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, उसका लॉ भी पढ़ते हैं। सेक्शन 4 क्या बोलता है कंपनी लॉ का, सेक्शन 2 क्या बोलता है कंपनी लॉ का। ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं, वो भी पढ़ते हैं, फिर उसके कुछ केस लॉज भी पढ़ते हैं। तो उस तरीके से एक एक्ट बनता है। तो एक्ट के अंदर तीन चीजें हम लोगों को पढ़नी होती है, लॉ प्लस रूल्स प्लस केस लॉ, तब वो एक्ट कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा कि हमारा एक एक्ट इंडिया में बनता कैसे है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्लियर? मैं ये हर क्लास को बताती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो बच्चे मेरी क्लास में न्यू है तो उनको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकियों को पता था ऑलमोस्ट ये बातें सारी। चलो, फाइन। अब हम कैसे पढ़ेंगे मैम इस लॉ को? ठीक है, अब हमें सबसे पहले, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी तुम लोगों का कंपनी लॉ, क्योंकि वो 60 मार्क्स का है।
बाकी एक्ट्स छोटे हैं। कंपनीज लॉ, तो क्या है? द कंपनीज एक्ट। द कंपनीज एक्ट कौन सा एक्ट है? 2013 है ना? कंपनीज एक्ट यस मैम। 2013, 1956 नहीं है मैम, वो तो पुराना एक्ट था। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013। अब इस कंपनीज एक्ट में सबसे पहले हम लोग सेक्शंस को देखो। इस कंपनीज एक्ट के अंदर मैं तुम्हें बता दूं कितने सेक्शंस है। टोटल कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस है, ये मैंने तुम्हें फाउंडेशन में भी बताया था। ठीक है, टोटल कंपनीज एक्ट हैज 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल्स। शेड्यूल से मैं भी लेना देना नहीं है, फाइनल में देखेंगे। ठीक है, बट 470 सेक्शन है मैम, 470 पढ़ने हैं हमको। अभी तो हमने कंपनी लॉ में थोड़े से पढ़े थे, नहीं तुम्हें 470 नहीं पढ़ने आईपीसीसी के अंदर, तुम्हें सिर्फ 1 to 148 सेक्शंस पढ़ने हैं। 148 सेक्शन तुम लोगों ने पढ़ने हैं इन कंपनी लॉ, और वो बाय हार्ट तुम्हें लर्न भी होने चाहिए। वो लर्न कैसे होंगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वो मैं तुम्हें सेक्शंस लर्न कराऊंगी। वहां पर मैं कंपनी लॉ के सेक्शंस में फोकस नहीं देती थी कि 4-5 सेक्शंस है जो डेफिनेशंस के हैं वो याद कर लेना। अगर तुम कर सकते हो तो मैं फिर भी ये कह देती थी, गलत नहीं लिख कर आना, इट्स ओके, अगर नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट यहाँ सेक्शन लर्न करने हैं तो करने हैं। अब वो कैसे करने हैं उसके लिए भी हम डे 1 से ही शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम पढ़ते चले जाएंगे वैसे ही हम सेक्शंस को भी लर्न करते चले जाएंगे। जब तुम्हारा कोर्स खत्म होगा देखना तुम्हें सारे सेक्शंस लर्न होंगे। ये मेरी प्रॉमिस है तुम लोगों के साथ कि हमें 1 to 148 सेक्शन सब लर्न होंगे। ठीक है, वो कैसे अभी बताएंगे। चलो, अब 148 सेक्शन हम लोगों को कंपनी लॉ में पढ़ने हैं, 470। अब देखो बच्चा, हमने कुछ सेक्शंस कंपनी लॉ के पढ़े हैं। हमने सेक्शन 1 भी पढ़ा है, अभी बताऊंगी कहाँ पढ़ा है, फाउंडेशन में। सेक्शन 2 भी पढ़ा है, सेक्शन 3 पढ़ा है, सेक्शन 4 पढ़ा है, 5 पढ़ा है, 6 पढ़ा है, 7 पढ़ा है। ये 7 सेक्शन हम लोग फाउंडेशन में पढ़कर आ गए। ठीक है, उसके बाद के सारे सेक्शन हमें यहाँ पढ़ना है। तो 148 सेक्शन तक हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सेक्शंस को समझना है। तुम्हारे को इंस्टीट्यूट की बुक के साथ एक और बुक है जो तुम्हें सर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उन दोनों बुक्स को रेफर्स करना है, और बाकी रहे मेरे खुद के नोट्स, वो मैं तुमको साइड बाय साइड देती रहूंगी। ठीक है, तो तुम्हें एक बुक सर देंगे, एक बुक तुम्हारे पास इंस्टीट्यूट की आएगी। हम इंस्टीट्यूट की बुक को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज सारा पेपर स्टडी मटेरियल से ही आता है, और तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है यार। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो क्यों ना पढ़े हम उसको। तो हम उसको पढ़ेंगे क्योंकि उसी से ही पेपर आता है मेन। ठीक है, बाकी बुक्स हैं, तुम्हारे पास नोट्स होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हम स्टडी मटेरियल को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि पेपर हमारा सारा उसी के आसपास घूमेगा। ठीक है, तो हम उसमें से भी रीड करेंगे। फाइन, लैंग्वेज की बात आई, हमें सबसे पहले सेक्शंस को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद उसको समझना है। फिर आएगी राइटिंग की बातें। मैम राइटिंग, राइटिंग में हमें बहुत दिक्कत आती है, लॉ में लिखने में, लॉ के पेपर में भी हमें आती थी। ठीक है, अब यहाँ पर तो सेक्शंस के साथ लिखना है, तो वो हम टेस्ट लेंगे तुम लोगों के। ठीक है, मैं तुम्हारे साइड बाय साइड तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिया करूंगी, मतलब जितना मैंने तुम लोगों को पाठ करा दिया, मतलब एक क्लास मेरी एक हफ्ते में 3 से 4 जो क्लासेस होंगी, मैंने जितना तुम लोगों को करा दिया पोर्शन, मैं उससे रिलेटेड तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दूंगी, चाहे वो केस लॉ की फॉर्म में हो, चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन हो। ठीक है, मैं क्वेश्चंस दूंगी तुम लोगों को। ऑन संडे यू हैव अ ड्यूटी कि तुम्हें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नहीं आता यार, देख कर लिख लेना, हिंट लेकर लिख लेना शुरू शुरू में, हमेशा मत करते रहना। ठीक है, फाइन, तो बट उसको लिखोगे। अभी से ही अगर हमने लिखना शुरू कर दिया ना, कोई 2 क्वेश्चन दूंगी, ज्यादा नहीं दूंगी, 2 से 3 से ज्यादा नहीं दूंगी कि हाँ ये मैम सारा दिन हम कंपनी लॉ में लगे रहते हैं, हम अकाउंट्स कब पढ़े। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं अकाउंट्स के हैंडल करने के लिए। क्लियर? अच्छा, तुम्हें डे 1 से ही पढ़ना होगा। तुम्हें जितना सिलेबस कराया जा रहा है ना, ठीक है, अभी तो जितना जितना हो रहा है, अभी ज्यादा स्पीड से नहीं हो रहा, आफ्टर योर रिजल्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाती है सिचुएशन। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा स्लो प्रोसेस पे रहूंगी, थोड़े 3-4 क्लासेस पे। उसके बाद में जब तुम लोग फॉर्म में आ जाओगे तो फिर मैं भी क्लास को आगे लूंगी बाय सेक्शंस। ठीक है, फाइन, तो जितना हमने पढ़ा, तुम्हारी ड्यूटी है, सेक्शंस में क्लास में लर्न कराऊंगी, लेकिन जितना तुमने पढ़ा तुम्हें डेली पढ़ना है, तुम्हें छोड़ना नहीं है बेटा कि हाँ चल छोड़ यार, आज मैम ने सिर्फ 2 सेक्शन से तो कराए थे, हम कल पढ़ लेंगे। नहीं बच्चा, इनको कंपनी लॉ को, ये मतलब जो भी लॉ तुम पढ़ने जा रहे हो ना, अब ये फाउंडेशन नहीं है जो बहुत छोटा सा लॉ था, पढ़ लिया चलो हो गया।
ठीक है, तो 40 नंबर की तो बीसीआर थी उसके अंदर। फाइन, ये पूरा 100 मार्क्स का लॉ है जिसमें हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। हम एक साथ मेहनत करें जब पेपर आने वाले हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, हम साथ साथ चलेंगे। तो हर संडे मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिया करूंगी और वो क्वेश्चंस तुम लोगों के सारे एमटीपीज आरटीपीज ये कवर करती चली जाऊंगी मैं साइड बाय साइड। ठीक है, हर टॉपिक से एमटीपीज आरटीपीज इनके सारे क्वेश्चंस में साइड बाय साइड टॉपिक वाइज कवर करती चली जाऊंगी। बट तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें उसे लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, वो सबसे जरूरी है लॉ के अंदर। बच्चा पढ़ लेता है लेकिन जब लिखने की बारी आती है ना, वो फेल हो जाता है, उसको समझ नहीं आती लिखूं कैसे मैम मैं ये। क्योंकि लॉ की लैंग्वेज को लिखने के लिए प्रैक्टिस मांगता है और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हम लोगों को। मैं 2 ही क्वेश्चन दूंगी तुम लोगों को बस, तो 2 तुम्हें लिखने हैं और लिख के मुझे भेजने हैं। मैं चेक करूंगी कहाँ कहाँ तुम मिस्टेक्स करते हो, जैसे हर बार करते आ रहे हो तुम लोग मुझे। ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से हम पूरा लॉ रीड करेंगे और सेक्शंस हम लोग साइड बाय साइड लर्न करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी लॉ में हम लोग क्या करेंगे। मैम हम कैसे सेक्शंस को लर्न करेंगे। अब जब मैं तुम्हें सेक्शंस कराऊंगी, मान लो सपोज दिस, एक मिनट को मैं ना, एक मिनट, फर्स्ट चैप्टर तुम्हारे पास मैं आज शेयर भी कर दूंगी तुम लोगों के साथ। ठीक है, वेट अ मिनट। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ कंपनी लॉ। एवरीबडी दिख रहा है तुम लोगों को? ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर कंपनी लॉ का प्रिमिलरी। ये हमने किया है मैम, ये हमने किया है, हमने 2 चैप्टर्स कर रखे हैं। आईपीसीसी के फर्स्ट 2 चैप्टर्स हम लोगों ने कर रखे हैं, फाउंडेशन में ही करके आए हैं हम लोग। हम उसे सिर्फ रिवाइज करेंगे कुछ क्लासेस के अंदर ताकि हमारा फ्लो बन जाए। मैम सेक्शंस के साथ कैसे डील करना है हम लोगों को, सेक्शंस को हमें कैसे लर्न करना है। अब मैंने वहां पर बताया था तुम लोगों को कि हमें नोट्स में केस लॉस कैसे लर्न करने हैं, डिफरेंसेस कैसे लर्न करने हैं, वोकैबुलरी कैसे अपनी लिखनी है। तो हमने सेक्शंस बना लिए थे ऐसे, अब हम इन सेक्शंस के ऊपर वर्क करेंगे अपने नोट्स के अंदर। तो हम जितने भी सेक्शंस लर्न करेंगे डेली रूटीन में, हम एक पेज पर अपनी कॉपी को अलग कर लेंगे या बुक्स में ही लिख लेंगे। हम जहां भी तुम्हारी बुक्स के अंदर भी, अभी बुक्स तो है नहीं फिलहाल, हम अपनी कॉपी में ही लिखेंगे। ठीक है, कुछ दिन तक तुम्हारे पास बुक्स आ जाएंगी। तो हमने जितने सेक्शंस लर्न करे हैं हम नोटबुक में अपनी वो सेक्शन डेली रूटीन पे लिखेंगे। कि हमने पूरा नहीं लिखना, सिर्फ हेडिंग लिखना है कि आज मैम ने हमें सेक्शन 1 कराया, सेक्शन 2 कराया, सेक्शन 1 कौन सा था, सेक्शन 2 कौन सा था। मैं डेली क्लास में आने, जब मैं आऊंगी क्लास के अंदर, डेली मैं क्लास में जितने सेक्शंस में अब तक करा चुकी हूँ, मैं 5 मिनट में डेली तुम्हारे को वो रिवाइज कराया करूंगी कि हमने सेक्शन 20 तक कर लिया है और सेक्शन 20 तक कौन से सेक्शंस थे। अब तुम मेरे से रोज रोज सुनोगे ना 3 महीने, तो तुम्हें अपने आप ही सेक्शंस लर्न हो जाएंगे और मैं तुम लोगों को क्लास में डेली उसको लिखवाया भी करूंगी। जब मेरी क्लास खत्म होने लगेगी तो एट द एंड में लिखवा दूंगी कि सेक्शंस लिखो आज हमने कौन कौन से किए, फटाफट 5 मिनट में लिखो। तो तुम्हारी नोटबुक में सेक्शन साइड में आते चले जाएंगे। ठीक है, जब बुक्स आ जाएंगी तो वो बुक्स में लिख सकते हो तुम लोग साइड बाय साइड चैप्टर वाइज। ठीक है, जब तक बुक्स नहीं आती अपनी नोटबुक्स में लिखना तुम लोग। क्लियर? तो हमें सेक्शंस को ऐसे लर्न करना है। अब हमें सेक्शंस को साथ लेकर चलना है। वहां पर सेक्शंस हमने फाउंडेशन में इतने नहीं दिए, ठीक है, बट यहाँ पर हमें सेक्शंस को साथ ले लेकर चलना है। ओके, फाइन। तो ऐसे हमारे सेक्शंस लर्न हो जाएंगे। मैंने बोला सेक्शंस की टेंशन मत लेना, सेक्शंस लर्न कराने की जिम्मेवारी मेरी है, बट पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तुम्हें पढ़ना है, मैं तो करवाती चली जाऊंगी। मैंने मान लो आज 4 सेक्शंस कराए तुम लोगों को, मैं डेली तुम्हें बता दूंगी आज मैं कौन से सेक्शंस कराने वाली हूँ। ठीक है, अगर मैंने तुम लोगों को 4 सेक्शंस कराए हैं तो उन 4 सेक्शंस को तुम्हें घर पर जाके सिर्फ पढ़ना है थोड़ी देर लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट फिर अगले दिन में आई फिर 6 सेक्शंस करा दिए मैंने, एक दिन छूटा तो तुम्हारे को नेक्स्ट दिन 10 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और वो 10 बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए बोलती हूँ साइड बाय साइड आज से ही, जब से मैं तुम्हारे सेक्शन शुरू हो जाएंगे साथ साथ पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर एक दिन भी छूटा ना, 2 दिन भी छूटे तो कुछ फायदा नहीं है। लॉ को रिवीजन मांगती है, जितनी ज्यादा बार लॉ रिवाइज कर दोगे ना उतने अच्छे मार्क्स के साथ। फाउंडेशन में तो तुम्हारी रैंक नहीं आती है लेकिन आईपीसीसी में रैंक आती है। ठीक है, तो तुम लोग जितना अच्छा पढ़ाई करोगे, जितनी अच्छी रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तुम लोग, उतना अच्छा तुम लोग रिजल्ट लेकर आ सकते हो। लेकिन अभी से शुरू हो जाओ, तुम लोगों का बैच इसीलिए जल्दी शुरू हुआ है, फ्रॉम 3 जनवरी से शुरू हो चुका है। क्लियर? ताकि तुम लोग टिल योर एग्जाम्स प्रॉपर विद रिवीजन प्रिपेयर हो जाओ।
ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो मैंने बता दिया कि मैं तुम लोगों को कैसे पढ़ाऊंगी। सेक्शंस में क्लास में कराऊंगी, पूरे हफ्ते में मेरी जितनी भी क्लासेस होंगी उसके बेसिस पर तुम लोगों को वो साइड बाय साइड डेली पढ़ना है ऑन संडे। ठीक है, सैटरडे मेरी क्लास होगी और सैटरडे को ही मैं तुम्हें मैसेज कर दिया करूंगी कि मैंने ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, तुम लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। उन 2 क्वेश्चंस में मतलब जो मैं तुम्हें हर संडे दूंगी, मैं तुम्हारे सारे एमटीपी, सारे लास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन, सारे आरटीपी कवर करती चली जाऊंगी चैप्टर वाइज। तो तुम्हारे वहां पर वो सारा कवर होता चला जाएगा। क्लियर? ताकि तुम्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तुम्हें कहाँ मेहनत करनी है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। हम तो कराते चले जाएंगे, अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फाउंडेशन में जो कर लिया सो कर लिया, थोड़ी बहुत मस्ती भी मार ली मैम हमने, लेकिन आईपीसीसी में बी सीरियस फ्रॉम द डे 1। ठीक है, फाइन। अगर साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो लॉ बहुत ज्यादा छूट जाएगा, और बहुत ज्यादा छूटने का मतलब है पूरे पूरे चैप्टर्स गए, और फिर हमें पढ़ना पड़ेगा दोबारा, उस पर मेहनत मारनी पड़ेगी दोबारा, मैम से पूछना पड़ेगा, उसका क्या फायदा यार। मैं तो तुम्हें दे रही हूँ ना हर टाइम पे टाइम क्वेश्चन आंसर्स भी दे रही हूँ, उसको चाहे टेस्ट समझ लेना चाहे कुछ भी समझ लेना, मैं तुम्हारे को साइड बाय साइड कराती चली जाऊंगी, ताकि तुम लोगों का कोर्स कंप्लीट होने की तरफ आ जाए और हमें सेक्शंस भी लर्न हो जाए। और सेक्शन साइड बाय साइड तुम्हें डेली रिवाइज करने हैं। जैसे हम वोकैबुलरी रिवाइज करते थे ना फाउंडेशन के अंदर, मैंने तुम लोगों को बोला था कि वोकैबुलरी लिखते रहना और उसको रोज स्टिकी नोट्स पे लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, जब कुछ पढ़ने का मन नहीं हो तो वोकैबुलरी के अक्षर पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो ऐसे बहुत सारी वोकैबुलरी आ जाएगी। अब हमें यही काम सेक्शंस के साथ करना है, तो हमें ऐसे ही सेक्शंस को लर्न करना है। मैं भी क्लास में तुम्हें कराऊंगी, तुम भी मेहनत करोगे, तो यार क्या है, ये सेक्शन सब हमें लर्न हो सकते हैं तो तुम्हें भी हो सकते हैं सेक्शंस लर्न। ओके, चलो अब देखो, दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ कंपनी लॉ। बहुत होगी ज्ञान की बातें, बड़ी देर से मैं बता रही हूँ तुम लोगों को कि हाउ टू स्टडी, हमें कैसे पढ़ना आईपीसीसी के अंदर। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा मेन कोर्स के ऊपर। हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कंपनी लॉ के अंदर? हम लोगों ने अभी तक कंपनी में पढ़ा कि, एक मिनट रुको, हमने पढ़ा कंपनी के अंदर व्हाट इज कंपनी, ये हमें पता है। व्हाट इज कंपनी, ये हमें पता है। क्या होता है कंपनीज? कंपनीज इन इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज कंपनी। ये डेफिनेशन थी ना छोटी सी। ठीक है, कि कंपनी क्या है? कंपनी विच इज फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज कंपनी, दिस इज कंपनी। बस इतना तो पता है हमको मैम। ठीक है, व्हाट इज कंपनी। अब कंपनी बनाई क्यों जाती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे उस पर काम होता है, क्या क्या चीजें होती हैं उसके अंदर, वो सारा हमें इस कंपनी लॉ में पढ़ना है टिल 148 सेक्शंस। ठीक है, 148 के बाद 470 तक के सेक्शन तुम्हारे पास फाइनल में आएंगे। तो तुम्हें सारा कंपनी लॉ पढ़ना है, मैंने ये फाउंडेशन में ही बता दिया था तुम लोगों को। ठीक है, कंपनी लॉ से पीछा नहीं छूटे, सारा कंपनी लॉ तुम्हें पढ़ा देंगे वो। तो शुरू के कुछ सेक्शन तुम्हें फाउंडेशन में पढ़ाए उन लोगों ने, 148 तक के सेक्शन आईपीसीसी में पढ़ाएंगे, वो 148 के बाद के सारे सेक्शन 470 तक फाइनल में पढ़ो। सीए फाइनल में भी लॉ है जिसमें कंपनी लॉ तो फिर है, बाकी ये 2-4 लॉ और ऐड कर देंगे, बट कंपनी लॉ तो फिर पढ़ाएंगे वो तुम लोगों को। तो कंपनी लॉ से तो कमांड हमें हिलानी ही नहीं है ना। तो जैसे हम लोग भी एज अ सीएस कंपनी लॉ प्लस टैक्स एंड अकाउंट्स को कमांड लेकर चलते हैं, बिकॉज पता नहीं टैक्स में भी कौन सा लॉ आ जाए, कौन सा अकाउंट्स में काम करना पड़ जाए, तो ऐसे ही तुम लोगों को भी इन तीनों को साथ लेकर ही चलना है। तो एक प्रैक्टिसिंग सीए या एक जॉब वाला सीए, मतलब हमारा जो फर्म काम है ना, वो टैक्स, अकाउंट्स और लॉ, इन तीनों के आसपास ही घूमेगा सारी लाइफ। तो हमें इन तीनों को तो अच्छे तरीके से समझना ही समझना है, मुझे छोड़ नहीं सकते। क्लियर? चलो, अब व्हाट इज कंपनी, ये तो मैम हमें पता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को, सुनो अब ध्यान से। व्हाट इज कंपनी, मैम पता है ये तो हम लोगों को। व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्या होती है पता है, यस। ठीक है, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट, दिस इज कॉल्ड एज कंपनी। ये डेफिनेशन तुमने फाउंडेशन में लर्न अच्छी तरह से कर रखी है, पेपर में भी बोल के आए होंगे, लिख के आए होंगे। क्लियर? अब क्यों कंपनी बनाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, कंपनी क्यों बनाए मैम? मैंने वहां पे तुम्हें इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स कराए थे, कंपनी के कुछ फीचर्स कराए थे ना। ठीक है, कि कैसे कंपनी बनाई जाती। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंडिया में बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं ना। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, पहले भी समझा रखा मैंने तुम लोगों को, बट जस्ट रिपीट कर रही हूँ कि तुम्हें सब कुछ रिकॉल हो जाए। काफी दिन हो गए ना पेपर दिए, ठीक है, और काफी दिन से लॉ नहीं पढ़ा, तो दिमाग में ही नहीं आ रहा, चल ही नहीं रहा, मस्ती चढ़ी हुई है। क्लियर? फाइन। तो एक जस्ट रिवीजन दे रही हूं मैं तुम लोगों को।
फाइन। तो व्हाट इज कंपनी? हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। रिमेंबर हमने सोलोमन वाला केस पढ़ा हुआ है, सब लोगों ने फाउंडेशन में वो केस पढ़ा होगा। नीरू तुमने भी पढ़ा बेटा वो केस, ठीक है। फाउंडेशन के पेपर दिए हैं तो सबने पढ़ा वो केस। ओके। तो हमने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे सोलोमन ने बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने एक दुकान खोली, सिंपल सी, ठीक है। सालों मैंने जैसे शू मेकर का काम शुरू किया था, तो मैंने भी ऐसे ही एक दुकान सी खोली शू मेकिंग की, ठीक है। दुकान खोली मैंने नॉर्मल। अब नॉर्मल सी बात है, मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं अकेली हूँ। अकेली हूँ तो मतलब ऑनर भी मैं ही हूँ अपने बिजनेस की, ठीक है। मैं ही अपने बिजनेस की ऑनर हूँ। और बिजनेस को मैनेज भी कौन कर रहा है? मैं ही खुद ही कर रही हूँ, मतलब सारा काम मेरे हाथ में। जैसे सोलोमन ने जब शू मेकर का काम किया था तो वो खुद ही सब कुछ कर रहा था ना। एक अकेला इंसान जब बिजनेस करता है तो वो खुद ही ऑनर होता है, मतलब सब कुछ वही कर रहा है, डिसीजन भी वही ले रहा है, काम भी वही कर रहा है, सारा काम उसी के पल्ले है, ठीक है। तो ये कौन सी बिजनेस की फॉर्म थी हमारी जिसमें एक अकेला इंसान काम करता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। हमने ये कौन से बिजनेस की फॉर्म करी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप। कि जब एक अकेला इंसान काम करता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सिंगल बंदा मिलके काम कर रहा है। मैंने आज अपना बुटीक खोला हुआ है, ठीक है। मैंने आज अपना बुटीक खोला हुआ है और मैं बुटीक चला रही हूँ, ठीक है। मैंने बहुत सारे जॉब वर्कर्स भी रखे हुए हैं, नो डाउट मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने जॉब वर्कर्स रखे हुए, उनसे मैं अपना काम करा रही हूँ और वो क्या कर रहे हैं? बस काम कर रहे हैं, पर मैं अकेली लगी हुई हूँ, ठीक है। जो भी है मेरा है, जो लॉस है वो भी मेरा है, सब कुछ मेरा, मैं अकेली चला रही हूँ। पैसे की जरूरत पड़ती है तो मैं थोड़ा बहुत बैंक से निकाल लेती हूँ या घर से मांग लेती हूँ। दैट्स इट। दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, कि हम अकेले ही लगे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे लगा यार मेरा बुटीक ऐसे नहीं चलता, ठीक है। मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ता है तो बहुत दिक्कत आ जाती है, कौन बैठेगा मेरे पीछे से, ठीक है। और मेरे मेरे पास लोग इतना आते हैं, डिमांड है मेरे काम की, ठीक है। अब मैं एक शहर में बैठ के ना बिल्कुल वो हो गई हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से बाहर ही नहीं जा सकती। अब इतनी डिमांड है मार्केट उसकी, अब तो सब कुछ ऑनलाइन आ गया, खैर डिजिटल आ गया, बट अगर डिजिटल ना हो तो, ठीक है। अब मेरे को अपने बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। मैं अकेले बुटीक चला रही हूँ, अगर मैं एक दो बंदे और मिला लूं अपने बुटीक के अंदर, एक लेडी और भी मुझे पूछ रही थी कि मैं भी आपके साथ काम कर लूं, तो क्या मैं काम कर लूं उसके साथ? हमने दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस की थी पार्टनरशिप की, ठीक है। कि हम दो लोग जब मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हम एक पर्सन को मैंने और मिला दिया, मैं खुद भी हो गई और मेरी एक फ्रेंड भी हो गई। मैंने हम दोनों ने मिलके एक बुटीक और खोल लिया, ठीक है। मेरी एक बुटीक मेरी फ्रेंड देख लेगी, एक मैं, तो चलो ठीक है, हमारा प्रॉफिट डबल हो गया, क्योंकि मैं अकेली नहीं संभाल पा रही थी। इसीलिए पार्टनरशिप की नीड होती है, कि जब आप अकेले कोई काम नहीं कर पाते हो ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मैं अकेला पड़ गया, कितना काम देखूं मैं अकेला, कहाँ कहाँ जाऊं मैं, मेरे साथ कोई होता तो शायद मेरा काम आज अच्छा चल रहा होता, मेरा प्रॉफिट शायद डबल हो जाता, या मैं अच्छे पैसे कमा रहा होता। क्योंकि मैं सारे काम नहीं देख सकता, बहुत चीजें जो मेरे से लैक हो रही हैं, मतलब जो छूट रही है मेरे से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हम दोनों में मिलके बिजनेस कर लिया, ठीक है। जो प्रॉफिट आ रहा है हम लोग आपस में डिवाइड कर रहे हैं, हम दोनों ही डिसाइड कर रहे हैं। हम पार्टनरशिप में भी ऐसे ही करते थे, ठीक है। हम पार्टनरशिप में ऐसे ही करते थे कि दो लोग मिलकर जब कोई बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट जो भी आता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, की जब दो लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और बाहर का कोई पैसा नहीं है, ऑनरशिप भी इन्हीं के पास है, हम खुद ही मालिक हैं, हम खुद ही डिसाइड करते हैं। पार्टनरशिप में सब कुछ तुम्हें पता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लाइबिलिटी, अभी उसके बाद में उस पर आऊंगी बाद में, लाइबिलिटी वाले कंसेप्ट पर, ठीक है। तो जब दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, जो आ रहा है हम दोनों आपस में मिलकर डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, तुम अपने भाई के साथ मिलकर बिजनेस करते हो तो जो आया तुम लोगों ने दोनों ने मिलकर डिवाइड कर लिया, 20,000 हुआ था तो 10,000 ले लिए, ठीक है। अब हमें लगता है हमें और बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए। रिमेंबर सोलोमन वाला केस, उसको लगता था मेरा बहुत सारा बिजनेस आ रहा है, ठीक है, मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई है, क्लियर। अब मैं पैसा किससे मांगू, ठीक है। पैसा मांगने के लिए चलो ठीक है रिश्तेदारों से मांगते हैं, पहले तो दुनिया सारी रिश्तेदारों की तरफ ही देखती है, ठीक है। आसपास पड़ोस वालों को देख लो, रिश्तेदारों को देख लो, इनसे ही पैसे मांग लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सालमन ने क्या किया, चलो जी हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने के लिए हम लोग एक क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं बाहर से, तो हम एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि पैसा मांगने के लिए, ये बात तुम लोग प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में अच्छे तरीके से पढ़कर आ चुके हो। अगर तुम्हें बिजनेस एक्सपैंड करना है, तुम्हें पैसा चाहिए, तो तुम्हें कंपनी के उसमें आना होगा,
ठीक है, तभी तुम्हें पैसा मिलता है, अदरवाइज तो पैसा मिलता ही नहीं ना। कितना पैसा लगा लोगे अपने ऊपर, सोल प्रोप्राइटरशिप पे कौन देगा तुम्हारे ऊपर, ट्रस्ट तो कोई करता नहीं है, पार्टनरशिप पे भी कोई नहीं करता क्योंकि तुम दोनों ही आपस में लड़ते रहते हो, लेकिन कंपनी पे दुनिया ट्रस्ट करती है। ठीक है, तो हमें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है तो हमने एक कंपनी बना ली। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, हमें और बहुत सारे लोगों की जरूरत है, हमें और बहुत सारे पैसे की जरूरत है, देन हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं इंडिया में। जब लोगों को बिजनेस एक्सपांड करना है, ठीक है, पैसा चाहिए तो उन्हें कंपनी बनाना पड़ता है। बहुत सारे स्टार्टअप्स देखते हो यार तुम लोग, आज ये स्टार्टअप आ रहा है, आज वो स्टार्टअप आ रहा है, पता नहीं देखते हो कि नहीं देखते, पहले वाले तो देखे हैं तुमने, जोमेटो, स्विगी, ये सारी कंपनियों में फॉर्म हुए हुए हैं। ठीक है, फाइन, बहुत सारी चीजें देखते हो जो कंपनीज बनकर काम कर रही है क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए होता है। तो अगर कंपनी बने हम, तो सोलोमन के केस में देखा था तुमने, वो कंपनी बनाई उसने और पैसा ले लिया मार्केट से। ठीक है, मार्केट से नहीं, प्राइवेट और पब्लिक में भी डिफरेंस है। अगर हम अपने रिश्तेदारों से पैसा लेते हैं, रिलेटिव से पैसा लेते हैं, मम्मा से ले लिया, पापा से ले लिया, भाई से ले लिया, तो वो कौन सी कंपनी मानी जाती है, प्राइवेट कंपनी। पता है ना ये बात, प्राइवेट कंपनी में हम सिर्फ अपने आसपास से पैसा ले सकते हैं, पब्लिकली हम शेयर्स डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी प्राइवेट बन गई। पब्लिक कंपनी के अंदर हम लोगों को अगर बाहर से पैसा चाहिए, हम शेयर होल्डर्स बना देते हैं, सब कुछ बना देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, हमारी पब्लिक कंपनी बन जाती है। तो अब देखो, कंपनी बना दी, अब आते हैं लाइबिलिटीज के ऊपर। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर लाइबिलिटी कैसी होती है भाई, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, फाइन। और पार्टनरशिप, ये तो मैम हमें पता ही है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अभी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस लोग और करते हैं, एलएलपी, जो हमने पढ़ा है फाउंडेशन के अंदर, ठीक है, बट वो मैं यहाँ नहीं बता रही अभी तुम लोगों को। कंपनी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। देखो, कंपनी की डेफिनेशन हमको पता थी, फीचर्स कैसे है, अब ये देखो, ये बता रही हूँ मैं तुम लोगों को बेसिकली यहाँ से। ठीक है, फीचर्स, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, तो कंपनी हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी। दूसरा फीचर क्या हुआ, सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में हम खुद ही सब कुछ, ठीक है, पार्टनरशिप के बिजनेस में भी हम खुद ही सब कुछ है, लेकिन कंपनी में क्या होता है, कंपनी में कंपनी के ऑनर्स अलग होते हैं, कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं, मेंबरशिप मैनेजमेंट अलग, ऑनरशिप अलग, ये हम पढ़ कर आ रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी के अंदर एक और फीचर है, हम क्या बनेंगे, मैनेजमेंट। अंबानीज को देखो यार तुम लोग, ठीक है, अंबानीज ने शेयर्स निकाले हैं, सबको पता है अंबानीज के शेयर्स आते हैं मार्केट में, रिलायंस कंपनी के शेयर्स आते हैं, सबसे इजी एग्जांपल दे रही हूँ मैं तुम लोगों को, कि रिलायंस कंपनी के शेयर आते हैं, बाकी कंपनी का तो पता नहीं, रिलायंस कंपनी का तो तुम सबको पता है। ठीक है, रिलायंस कंपनी के शेयर्स आते हैं, तो जब शेयर्स आते हैं तो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ऑनर्स होते हैं, ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो कि शेयर होल्डर इज ऑनर, शेयर होल्डर इज ऑनर, ये पढ़कर आ चुके हैं। हाँ जी मैम, शेयर होल्डर तो ऑनर होते हैं, शेयर होल्डर तो ऑनर होते हैं, पर जो ऑनर है वो क्या हुए फिर। ठीक है, अंबानी खुद क्या हुए, वो ऑनर नहीं है, वो भी ऑनर है। ठीक है, बट उनके पास मैनेजमेंट का राइट है, कंपनी चला तो अंबानी जी रहे हैं, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। आपने पैसा लगाया एज अ शेयर होल्डर, ओके चलेगा, ठीक है, आप पैसा लगा रहे हो, हम आपको रिटर्न में डिविडेंड दे रहे हैं, यू नो दैट ना, कि शेयर्स के रिटर्न में डिविडेंड आता, ऑल ऑफ यू नोज दैट, हमने ये बातें फाउंडेशन में भी पढ़ी है। ठीक है, तो जब शेयर्स के रिटर्न में क्या आता है, शेयर्स के रिटर्न में डिविडेंड आता है, तो हम आपको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, डिविडेंड दे रहे हैं हम, डिविडेंड क्या होता है, कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करती है उसका हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है, दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंड। अगर इसको नहीं पता, ध्यान से सुन लो, कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करती है ना, उसमें से कुछ शेयर या वो सारा प्रॉफिट ही, मतलब बाकी खर्चे निकाल के जो भी प्रॉफिट बचता है वो शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, कि आपने हमारी कंपनी में पैसे लगाए थे, आप ऑनर हो जी, हम तो मैनेज कर रहे हैं सिर्फ, आप तो ऑनर हो, तो आपको हम कुछ तो देंगे ही ना, ऐसे थोड़ी नहीं तो आप पैसा निकाल लोगे हमारी कंपनी से। ठीक है, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, इसीलिए कंपनी बनाई जाती है। तो व्हाट इज कंपनी पता है, वाई वी इनकॉर्पोरेट कंपनी वो भी पता लग गया, कि जब हम अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, हमें पैसे चाहिए, हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है, देन हम एक कंपनी बनाते हैं। ठीक है, फिर हम कंपनीज में जाते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनीज को चलाना इट्स नॉट इजी, बहुत सारे रूल्स हैं, और वो हम कंपनी लॉ में पढ़ने वाले हैं। एक कंपनी कैसे बनी मैंने बता दिया तुम लोगों को, और हमने स्टेप्स भी देखे हुए फाउंडेशन में, मैं अभी रिवाइज, वो भी रिवाइज होंगे यहाँ पर, सारा मैं भी बेसिक ही ले रही हूँ।
जो बेसिक तुम लोग पढ़कर आए हो आज की क्लास में, मैं कुछ एक्स्ट्रा एडवांस नहीं करा रही हूँ, वही करा रही हूँ जो तुम फाउंडेशन में पढ़ा है। अगर मैं ये नहीं कराऊंगी तो तुम्हें अगर सीधा जंप मार दूंगी ना चैप्टर के ऊपर, तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा मैम व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। हम तो कंपनी भी भूल गए, कंपनी कैसे बनी थी, एसोसिएट कंपनी क्या थी, स्मॉल कंपनी क्या थी, हम तो भूल गए। तो सारा रिवाइज करा रखा है तुम्हारे को इंस्टीट्यूट ने, छोड़ा तो कुछ भी नहीं है उन्होंने, वहां पे भी पढ़ा था यहाँ पे भी पढ़ते। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे सेम दे रखी है 2 चैप्टर्स के अंदर, तो वो मैं छोड़ना थोड़ी है, पढ़ना है ना। बट तुम लोगों को वो आती है, वही बोलती हूँ कि 3 से 4 लेक्चर्स हम लोगों के एक बेसिक, हाँ एक फाउंडेशन खड़ा हो जाता है हम लोगों का, कि हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, फील आने लग जाती है, हम हाँ हमने कंपनी बना ली, अब क्या होगा कंपनी के अंदर, अब कौन सा स्टेप होगा, शेयर्स इश्यू होंगे, डिबेंचर्स इश्यू करेंगे हम, प्रॉस्पेक्टस लेके आएंगे, डायरेक्टर्स कैसे काम करते हैं, मीटिंग्स कैसे होती है, इन सारों के ऊपर हम लोग फिर कंपनी लॉ में आगे डील करते हैं, बात करते हैं। एक हमारे दिमाग में कंपनी की पिक्चर बन गई, आज हमने कंपनी बना ली, अब कंपनी कैसे काम करती है, कैसे बनाई जाती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये सारे यहाँ पर तुम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट, कि कंपनी कैसे बनती है। अब हमें कंपनी बनानी, क्यों बनानी है पता लग गया मैम। जब हमें अब हमसे कोई पूछेगा, यार पता नहीं समझ नहीं आ रही हम लोगों को, हम कौन सा बिजनेस करें, हमें पता ही नहीं है, तो तुम पूछोगे ना, क्या चाहते हो तुम लोग, किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो, अकेले करना चाहते हो, या कोई साथ मिलाना चाहते हो, या पैसे की जरूरत है तुम लोगों को, या किस टाइप का चाहते हो, तो तुम्हारे पास आंसर होंगे, कि अगर तुम ये करना चाहते हो तो इसमें चले जाओ, वो करना चाहते हो तो इसमें चले जाओ, तुम्हारे पास पूरी क्वेरी का आंसर होगा उनकी। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं यार बहुत बड़ा बिजनेस फैल रहा है, क्या करें, समझ नहीं आ रही, कहाँ जाएं, तो तुम लोग सलाह दो ना उनको कि आप कंपनी क्यों नहीं बना लेते भाई। अब तो ओपीसी का कंपनी का भी कंसेप्ट है, 1 पर्सन कंपनी, जिसमें बंदों की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एक अकेला इंसान भी कंपनी बना सकता है, ये हम पढ़कर आए हैं फाउंडेशन के अंदर। क्लियर, तो हमने कंपनी क्यों बनाई, हमें ये पता लग गया। ठीक है, अब देखो, अब हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ अ कंपनी लॉ, एक बार मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या है उस चैप्टर के अंदर। वो चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है, वो 1 पेज का चैप्टर है। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कंपनी लॉ। इसमें क्या लिखा है, अब हमें सेक्शन देखो, फर्स्ट चैप्टर, अपनी बुक्स के अंदर हेडिंग डालो, चैप्टर 1 ऑफ कंपनी लॉ प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 सेक्शन 2। लो मैं भी तुम्हारे साथ लिखती हूँ। चलो, अब अपनी बुक्स के अंदर, नोट्स के अंदर जो भी है, मेरे नोट्स तुम्हें पता अलग कॉपी में बनते हैं, तो मेरे नोट्स को खिचड़ी मत पका देना। चैप्टर 1, ठीक है, ऑफ कंपनी लॉ, ऊपर बड़े बड़े हेडिंग्स में डाल देना, हम क्या पढ़ने लगे हैं भाई, कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ का प्रिलिमिनरी, ये हेडिंग डाल देना, और नीचे सेक्शंस लिख देना। सेक्शन 1 आता है इसमें बस, और सेक्शन 2 आता है। चैप्टर 1 जस्ट ओनली 2 सेक्शन, सेक्शन 1 सेक्शन 2। तो आज हम लोग 2 सेक्शन सीखेंगे, सेक्शन 1 सेक्शन 2 चैप्टर 1 में आते हैं। ठीक है, 2 सेक्शंस क्या है, सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 2 क्या है, पहले हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे भी अपने नोट्स के अंदर। तो तुम्हें ऐसे नोट्स बनाने हैं अपने हर चैप्टर के। देखो मैं हमेशा बताती आती हूँ बार बार तुम लोगों को नोट्स, आई होप तुमने फाउंडेशन में भी बहुत अच्छे नोट्स बनाए होंगे, और अब भी तुम मेरे साथ साथ ऐसे ही नोट्स बनाओगे, नोट्स से ही पास होंगे हम लोग। ठीक है, बुक्स तो सारे पढ़ ही लेंगे हम लोग, फाइन। तो कंपनी लॉ हेडिंग बनाओ, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, इसमें 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2, मतलब चैप्टर 1 के अंदर हमें 2 सेक्शन ही पढ़ने हैं, सेक्शन 1 और 2। अब ये कहते क्या है मैम, ठीक है, चलो अब ये भी देखते हैं ये कहते क्या, फिर लिखेंगे भी अपनी बुक्स के अंदर। चलो, सेक्शन 1, सेक्शन 1 इज इंट्रोडक्शन। सी, दिस इज सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब कहोगे मैम ये क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, पूछ लेते हैं वो कई बार इसको भी। ठीक है, कई बार अगर इंस्टीट्यूट का वो हो जाए ना कि यार टेढ़ा पेपर बनाना है, तो वो सेक्शन 1 भी पूछ लेते हैं पेपर में, कि ये तो बच्चा सोचता ही नहीं होगा कि सेक्शन 1 भी कोई दे सकता है कि पेपर में। ठीक है, अब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील विद द टाइटल ऑफ द एक्ट अकॉर्डिंग टू द, क्या विच ऑफ द एक्ट में बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब ये क्या है, एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड सेक्शन है। सेक्शन 1 बताता है कंपनी लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता था, ऑल ऑफ इंडिया, बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। नो 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 मैम, अब तो वो भी ऑल ऑफ इंडिया होता है, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया।
तो अब सारे एक्ट ऑल ऑफ इंडिया होते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन हमारा क्या बताता है, दिस इज द एप्लीकेबिलिटी। हर एक्ट की एप्लीकेबिलिटी हमको पता होनी चाहिए कि वो कहाँ कहाँ लगता है। तो हर एक एक्ट का सबसे पहला सेक्शन, ये तो मेरी बात रट्टा मार लो, ठीक है, जो भी एक्ट पढ़ोगे ना उसका पहला सेक्शन उसकी एप्लीकेबिलिटी ही बताता होगा। हमेशा से याद रखना, अगर फंस जाओ ना किसी जगह पे आके किसी भी एक्ट में, फाइनल में, अभी तो नहीं, फाइनल में जब ऐसे होता है बहुत सारे एक्ट हो जाते हैं, सेक्शन 1 क्या बताता था इस एक्ट का, तो मैम ने बोला था यार एप्लीकेबिलिटी होती है उस एक्ट की, तो इसकी भी तो यही होगी। तो आंख बंद करके लिख देना, हर एक सेक्शन का फर्स्ट सेक्शन, हर एक एक्ट का फर्स्ट सेक्शन एप्लीकेबिलिटी ही बताता है, ठीक है। चलो अब तो हम कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं। तो कंपनीज एक्ट का फर्स्ट सेक्शन क्या बताता है हम लोगों को कि ये कहाँ लगता है। तो कंपनीज एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, सारे इंडिया में लगता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 1 बताता है होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है, सारे इंडिया में अप्लाई होता है। कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बता रखा इन्होंने ये फर्दर ये सेक्शन और कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। दिस सेक्शन फर्दर मोर स्टेट्स ऑफ द एप्लीकेबिलिटी, और कहाँ कहाँ होता है। पहला तो जो कंपनीज बनी है उस पे ये सेक्शन लगता है, कॉमन सी बात है यार। कंपनी लॉ किस पे लगेगा, जो कंपनीज है उन्हीं पे तो लगेगा। कंपनी लॉ किस पे लगेगा, जो कंपनीज है उन्हीं पे तो लगेगा कंपनीज लॉ, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट क्लियर है मैम हमको। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी पे भी लगता है, अभी मैं तुम्हारा ये डाउट भी क्लियर करती हूँ, बैंकिंग कंपनी पे भी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे भी लगता है, कोई एनी अदर स्पेशल एक्ट की कंपनी है उस पे भी लगता है, बॉडी कॉर्पोरेट पे भी लगता है, सब पे लगता है कंपनी लॉ, ठीक है। लेकिन मैम आपने तो बोला था बैंकिंग एक्ट पे बैंक का एक्ट लगता है, इंश्योरेंस एक्ट पे इंश्योरेंस का एक्ट लगता है, यस वही लगते हैं, बट कंपनीज लॉ के प्रोविजंस भी लगते हैं। मैक्सिमम है हो क्या रहा है, अगर बैंकिंग एक्ट है ना और इंश्योरेंस एक्ट है तो प्रिवेल इंश्योरेंस और बैंकिंग एक्ट ही करते हैं, लेकिन इनके कुछ कुछ मैक्सिमम प्रोविजन जो है ना वो कंपनी लॉ से सिमिलर है। तो कंपनी लॉ में जो लिखा है वही बैंकिंग एक्ट में लिखा है, तो इसीलिए झगड़ा नहीं होता। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे कोई झगड़ा हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, यार इंश्योरेंस एक्ट कुछ और बोल रहा है, कंपनीज एक्ट कुछ और बोल रहा है, किसको माने, तो आप इंश्योरेंस एक्ट को मानोगे। तो जिस भी कॉरपोरेट के या कॉरपोरेशन के, ध्यान से सुनना, जिस भी कॉरपोरेट के या कॉरपोरेशन के अपने खुद के स्पेशल एक्ट हैं, जिस भी कॉरपोरेशन के या कॉरपोरेट के अपने खुद के स्पेशल एक्ट है ना, क्लियर, तो वो ही एक्ट प्रिवेल करते हैं। कंपनीज लॉ लगता है पीछे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, बट उनके ही प्रोविजंस प्रिवेल किए जाते हैं। तो हम यही मान लेंगे कि बैंकिंग कंपनी पे बैंकिंग का ही एक्ट लगता है जब प्रिवेल ही बैंकिंग के प्रोविजंस किए जाएंगे तो। लेकिन लिखा है हमें तो पढ़ना, अगर इंस्टीट्यूट बोल देता है कि आप बताओ व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इस सेक्शन, ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो तुम्हें ये सारे पॉइंट्स लिखना है। इंश्योरेंस कंपनी पे भी लगता है, बैंकिंग कंपनी पे भी लगता है, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी पे भी लगता है, कंपनीज पे तो इंडिया में लगता ही लगता है, एनी अदर स्पेशल एक्ट में भी लगता है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट में भी लगता है, तो सब पे लगता है कंपनी लॉ। होल ऑफ इंडिया में कंपनी लॉ सब पे लगता है, बट सबके अपने कुछ स्पेशल एक्ट भी है, कुछ कॉर्पोरेशन के अपने एक्ट है, तो वही एक्ट प्रिवेल करेंगे। तो लाइक अगर हमारी बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग का ही एक्ट प्रिवेल करेगा, कंपनीज एक्ट पीछे हो जाएगा। क्लियर, फाइन। तो ये सिर्फ अपने दिमाग में बिठा कर रखना, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। जहां लगेगा मुझे रट्टा मरवाना मैं खुद से बता देती हूँ, उसको लर्न कर लेना, मैं हमेशा से ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो जहां में लगेगा मुझे इसको लर्न करना है तो मैं लर्न करा दूंगी, जहां नहीं करना तो छुड़वा दूंगी वो, कि हाँ इसको सिर्फ पढ़ना है तुम लोगों को, ठीक है। तो तुम्हें इस चीज को ध्यान में रखना है। देखो नीचे दिया भी हुआ, कितना अच्छा ये चार्ट बना रखा है तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने, टाइटल कंपनीज एक्ट, एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट की सब जगह लगता है, ये किस किस पे लगता है, एप्लीकेशन, इस पे क्वेश्चन आता है कई बार, इंस्टीट्यूट दे भी देता है, तो हम छोड़ नहीं सकते सेक्शन 1 को कि ठीक है ना एप्लीकेबल था होल ऑफ इंडिया, एक लाइन में आंसर लिखने से तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, मार्क्स लेने हैं, सेक्शन 1 को एक्सप्लेन करना है तो लिखना तो पूरा पड़ेगा। व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट, कई बार इंस्टीट्यूट घुमा भी देता है तुम सोचते ही रह जाते हो एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ इंडिया ही तो है, एक लाइन लिख के आगे मार्क्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो तुम्हें सारा कुछ लिखना है, कंपनीज पे लगता है, इंश्योरेंस कंपनीज पे लगता है, बैंकिंग कंपनीज पे लगता है, कंपनी प्रोड्यूसिंग सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी पे लगता है, रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट पे लगता है, एनी अदर एंटिटीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लगता है। सिर्फ इतना ही था इस पे पढ़ने वाला, इस सेक्शन को हमें और नहीं पढ़ना,
ठीक है। तो अगर हमारे पास आ जाता है तो हम लोगों को इस तरीके से इसको लर्न करके अपने माइंड में बिठा कर रखना है, तो हम इसको एज इट इज लिख कर आ सकते हैं। इससे ज्यादा इसमें कोई ये नहीं कि केस लॉ पूछेंगे वो तुम्हें 8 मार्क्स का क्वेश्चन दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 नंबर में, कई बार 4 नंबर में वो लोग पूछ लेते हैं। ठीक है। तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हम उसको 4 मार्क्स के अंदर अटेम्प्ट कर कर आ सकते हैं। तो दिस इज सेक्शन 1, कि जो हमें टाइटल के बारे में बताता है, एक्सटेंट के बारे में बताता है, कमेंसमेंट के बारे में बताता है और एप्लीकेशन के बारे में बताता है। सेक्शन 1। ठीक है। सेक्शन 2 में क्या है, सारी डेफिनेशंस है। ये मैंने तुम्हें शायद फाउंडेशन में भी बताया था कि अगर तुम कहीं अटक जाओ ना, तो डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही आती है। तो सेक्शन 2 में ये डेफिनेशन आती है। बहुत सारे एक्ट्स की डेफिनेशन, 90% एक्ट्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही होती है। तो अगर इन फ्यूचर में भी लाइफ में कहीं फंस जाओ फाइनल में आके, यार समझ नहीं आ रहा ये डेफिनेशन कौन से सेक्शन में होगी, सेक्शन भी लिख देते वो 2 में ही आएंगी मैक्सिमम। ठीक है। 99% 2 में चलती है, 1% एक्सेप्शन है, कुछ एक्ट्स की डिफरेंट है। ठीक है। बट 2 ही होता है। फाइन। तो अब सारी डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस हम जब चैप्टर्स करेंगे ना तो सारी रीड करते रहेंगे ना। ठीक है। ये सारी वहां आएंगी तुम्हारे पास। अब रिच प्रोस्पेक्टस क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, ऑल्टरेशन, ये सारी सेक्शन डेफिनेशंस को तुमको लर्न नहीं करना यहाँ से। ठीक है। जब हम चैप्टर वाइज करने बैठेंगे ना इसको, ठीक है, लाइक प्रोस्पेक्टस का चैप्टर है एक, ठीक है, नेक्स्ट थर्ड फोर्थ चैप्टर है प्रोस्पेक्टस का तुम्हारे ही कंपनी लॉ में, तो यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है। प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन, अब्रिज प्रोस्पेक्टस तो वहां कर ली हमने, यहाँ क्यों पढ़े हम। ठीक है। तो हर चैप्टर में ये डेफिनेशंस कवर होती चली जाएंगी। तो इसको यहाँ से सिर्फ जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना तो यहाँ से एक बार रीड करना, अभी नहीं करना इसको कुछ भी। ठीक है। अभी सेकंड चैप्टर को सिर्फ, सेकंड सेक्शन को सिर्फ ये समझ के रखना, दिस इज द डेफिनेशंस। तो 2 सेक्शंस हमें लर्न हो गए। फर्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ कंपनी लॉ के बारे में बताता है। सेकंड, हमें डेफिनेशंस के बारे में बताता है। हर सेक्शन इज इंपॉर्टेंट यार। जब पहले सेक्शन से दे रखा है कंपनी लॉ तो हर सेक्शन पे फोकस करना है, सेक्शन में ही मार्क्स है कंपनी लॉ के, इसीलिए मैं सेक्शन पे फोकस कर रही हूँ बार बार। ठीक है। और हम सेक्शन से ही पढ़ेंगे इसको। आर्टिकल्स पता है ना हमें, आर्टिकल्स क्या होता है, जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ये वैसे भी पढ़कर आ रहे हैं हम लोग आर्टिकल्स क्या होता है, तो जब आर्टिकल्स वाला चैप्टर आएगा तो हमें आर्टिकल्स की डेफिनेशन वहां भी रीड करने को मिलेगी, तो हम यहाँ से क्यों पढ़े, एसोसिएट कंपनी की फिर आएगा वहां पर। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर्स वाली जगह पे आएगा। बुक क्या होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है, आदि चीजें तो तुमको पहले ही पता है। ठीक है। ब्रांच ऑफिस चार्ज क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होता है। तो ये सेक्शन 2, जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा और मैं रिवीजन कराने पे आऊंगी ना तुम लोगों को सिलेबस की, तो मैं ये सारी डेफिनेशंस तुमको खुद से रीड कराऊंगी। तो जो जो डेफिनेशंस हम चैप्टर्स के अंदर कर चुके होंगे उसको तो हम वहां से ही करेंगे। फिर भी अगर कुछ डेफिनेशंस तुम्हें लगता है यार मैम पता नहीं ये तो आई नहीं, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से रीड करा दूंगी। ठीक है। फिर हम यहाँ से कर लेंगे उन डेफिनेशंस को। तो इन डेफिनेशंस को हमें पढ़कर जाना है, रट्टा नहीं फेंकना बस इनके ऊपर कि हाँ यार रट लो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होता है, रटने से तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। हमें सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए इन सब की और हम इसे लिख कर आ सकते हैं। तो इन सेक्शन डेफिनेशंस को, सारी डेफिनेशंस को मैं तुम्हें बाद में ही पढ़ाऊंगी। अभी मैं पढ़ा दूंगी आधे से ज्यादा तो तुम्हें समझ नहीं आना। ठीक है। जो समझ में आ भी जाएंगी वो मैं पढ़ाती भी रहूंगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कॉन्ट्रीब्यूटरी कंट्रोल, कुछ कुछ तुमने पढ़ी हुई है। डिवेंचर का चैप्टर डिवेंचर में देखेंगे, कंट्रोल भी वही मिलेगा तुम लोगों को, डायरेक्टर डायरेक्टर के चैप्टर में देखेंगे, डिविडेंड डिविडेंड के चैप्टर में देखेंगे, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन शेयर्स के चैप्टर में देखेंगे। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शेयर्स के चैप्टर में ही देखेंगे। तो ये सारी डेफिनेशन वहां पर आएंगी तुम्हारे पास। ठीक है। जो नहीं आएंगी वो मैं तुम्हें नेक्स्ट, जब भी सिलेबस फिनिश हो जाएगा, कंपनी लॉ फिनिश हो जाएगा, नॉट अदर लॉज, जब कंपनी लॉ फिनिश होगा मैं सारे डेफिनेशन तुम्हें खुद से रीड करा दूंगी। ठीक है। तुम्हें ये लगे मैम ने सेक्शन 2 नहीं पढ़ाया, ये इसमें से कुछ आ गया तो हम कहाँ जाएंगे, तुम्हारा दिमाग ऐसे घूमता रहेगा, फिर ये मैं खुद से तुम्हें रीड कराऊंगी। ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको नहीं करा रही, जैसे जैसे मुझे लगेगा इन डेफिनेशंस को, मैं वैसे वैसे सेक्शन 2 का रेफरेंस ले लेके तुमको डेफिनेशंस कराती रहूंगी साइड बाय साइड। एक साथ में आज सारे डेफिनेशंस करा दूंगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैं अगर एक साथ सारी वोकैबुलरी करा देती ना बीसीआर में तो तुम जरूर वो हो जाते। मैंने धीरे धीरे तुमको डोज दी थी, तो मैं डेफिनेशन की भी तुम लोगों को धीरे धीरे ही डोज दूंगी। इतनी सारी डेफिनेशन है मैम ये तो। ठीक है। अब इतनी सारी डेफिनेशन, 8 70 80 डेफिनेशन तुम लोगों के पास हैं, ये सारे डेफिनेशन हम एक दिन में तो नहीं कवर कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे इन डेफिनेशन को लर्न करेंगे सारे कंपनी लॉ के अंदर। तो सेक्शन 2
हम लोगों का तब कवर हो जाएगा। सी देखो कितनी सारी डेफिनेशन है मैम, इतनी सारी। जब सारा सिलेबस कर लोगे ना कंपनी लॉ का, आधे से ज्यादा तुम्हारी हो चुकी होंगी। ठीक है, फिर जो रह जाएंगी वो हम कर लेंगे इसको लर्न। ठीक है, तो 93 डेफिनेशन है, मैं सारी पढ़ाने लगू तुम पक जाओगे भाई मैम ये डेफिनेशन हमें आधी तो समझ नहीं आ रही, इसमें कितने सारे वर्ड्स है, इसीलिए मैं डेफिनेशन को अभी नहीं करा रही हूँ। बट हमें 2 सेक्शन हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो 2 सेक्शंस कौन से हैं लिखो अपनी नोटबुक में। राइट डाउन। सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 1 टाइटल के बारे में बताता है, कमेंसमेंट के बारे में बताता है, एवरीबॉडी नोट डाउन। कमेंसमेंट के बारे में बताता है, एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताता है। ऐसे ही हम अपने सेक्शंस को अलग लिखा सकते हो, लिख सकते हो किसी अलग पेपर पे, कॉपी पे, अलग से नोटबुक्स को डिवाइड कर लो, तो अलग से लिखने शुरू कर दो। 148 सेक्शन एक जगह पे होंगे ना, तो वैसे ही तुमको याद हो जाएंगे। 3 पेजेस में, 4 पेजेस में तुमने 148 सेक्शन की हेडिंग्स लिख रखी है, तो कितनी बार पढ़ लोगे तो याद हो ही जाएंगे ना। चिपका लो अपनी दीवार के ऊपर तो भी याद हो जाएंगे, मैम रिवाइज कराती है तो भी याद हो जाएंगे। तो 148 सेक्शन को लर्न करना इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, सेकंड सेकंड सेक्शन हमारा है डेफिनेशंस का, जो हम साइड बाय साइड सारी करेंगे। थोड़ी 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 थोड़ी, एक एक दो दो, एक एक दो दो करके मैं तुम्हें डेली कराती रहूंगी, तो ऐसे सारे कंपनी लॉ में सारे डेफिनेशन उठ जाएंगे तुम लोगों की। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशंस ऑफ कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 1 क्या बताता है, भूलोगे नहीं। सेक्शन 1 क्या बताता है, टाइटल, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 2 क्या बताता है, डेफिनेशंस ऑफ कंपनीज एक्ट। हमें एक भी सेक्शन को इग्नोर नहीं करना, तो दोनों सेक्शंस को मिला के इंस्टीट्यूट का क्या भरोसा, कुछ भी दे दे, हमें तो अपना पूरे मार्क्स लेकर आने हैं ना। तो सेक्शन 1 इज टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 2 इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके, चलो अब बात करते हैं। मैम हमारा सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, यही था बस। लाओ दिखा देती हूँ तुमको। देखो कहाँ गया, अच्छा ये रहा ना, ये तो क्वेश्चन आ गए, टेस्ट योर नॉलेज। चलो खत्म तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर। ये डेफिनेशन हम सारी करेंगे, सो डोंट टू वरी, मैं साइड बाय साइड कराऊंगी, एक साथ नहीं कराऊंगी। जैसे मैंने तुम्हारे सिलेबस में बीसीआर में सारा सिलेबस साइड बाय साइड चलाया था, ऐसे ही मैं सारी डेफिनेशन साइड बाय साइड चलाऊंगी। मैं एक साथ नहीं किसी को भी लर्न कराती हूँ ना, बोल दूंगी 10 डेफिनेशन लर्न करके आ जाना, फायदा ही नहीं, लर्न ही नहीं होने वाली तुमको ये। ठीक है, तो हम साइड बाय साइड इसको लर्न करेंगे। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, 2 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट हमें पहले चैप्टर में ही बताया जाता है। ठीक है, मैंने कुछ एडवांस नहीं कराया तुम लोगों को। ठीक है, सिर्फ वही कराया जो तुम फाउंडेशन में पढ़ रहे हो। मैं 2-3 क्लासेस में वही कराऊंगी जो फाउंडेशन में पढ़ पढ़ा के आ रहे हो। ठीक है, फिर तुम्हारा फ्लो बन जाएगा कंपनी लॉ को पढ़ने का, लॉ को पढ़ने का, हाँ जी अब तो पढ़ना ही है। तो फिर मैं अपने दूसरे चैप्टर्स के ऊपर आऊंगी। चलो ठीक है, अब सेकंड चैप्टर खोलते हैं, एक मिनट। दिस इज योर सेकंड चैप्टर। ठीक है, इसको मैं अभी नहीं कराऊंगी, सिर्फ तुम्हें एक ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनीज एंड मैटर्स इन्सिडेंटल देयर टू। अब में ये क्या है, कंपनीज बनती कैसे है। अच्छा तुम मुझे बताओ कंपनी बनती कैसे है, मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगी। अब सेक्शन, इसमें कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं हम लोगों को, सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22 तक हम इस चैप्टर में रीड कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ बुक्स में नहीं लिखा है, बुक्स में नीचे ही लिखा है, तो तुम लोग अपनी हेडिंग में लिखते रहा करो, मैं तुम लोगों को सारा एक्सप्लेन कर दूंगी, टॉप पे लिखवा दिया करूंगी। ठीक है, तो चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन, कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं हमें, सेक्शन 3 से सेक्शन 22 तक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, तो हमें सारे सेक्शंस लर्न भी करने हैं। ठीक है, फाइन, सेक्शन 3 से सेक्शन 22। अच्छा अभी एक बात बताओ, हमने फाउंडेशन में पढ़ा था व्हाट इज कंपनी, पढ़ा था कंपनी क्या होती है, डेफिनेशन पढ़ा था, फीचर्स पढ़े थे, इट्स एन आर्टिफिशियल कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, और perpetual सक्सेशन, कैपेसिटी टू sue and suit, ये सब पढ़ा था ना, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ अ शेयर्स। ठीक है, तो ये तो कंपनी थी, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया था हम लोगों ने। ठीक है, सेक्शन 3 बताता है कंपनी की फॉर्मेशन के बारे में, कि कंपनी फॉर्मेट कैसे होती है। अभी तुम मत लिखना, मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से लिखवाऊंगी, सिर्फ समझा रही हूँ। ठीक है, सेक्शन 3
कंपनी की फॉर्मेशन के बारे में बताता है। याद है हम लोगों ने फाउंडेशन के अंदर कंपनी बनती कैसे थी ये सीखा था। क्या था, एक छोटा सा प्रोसेस यहाँ पे समझा देती हूँ, रिवाइज सा करा देती हूँ, फिर नीचे सेक्शंस लिखवाऊंगी। ठीक है, हमने क्या सीखा था कंपनी के सेक्शन 3 के अंदर, मैम हमने सीखा था कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। हम सबसे पहले नेम रिजर्व करते हैं, यही सीखा था ना, यही सिखाया था मैंने तुम लोगों को। ठीक है, सबसे पहले हम नाम रिजर्व करते हैं। ओके, नाम रिजर्व करने के बाद हम क्या करते हैं मैम, उस नाम को हम रजिस्टर कराने के लिए रिजर्व हो जाता है, फिर हम एक कंपनी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेपर्स रेडी करते हैं, एमओए बनाते हैं, एओए बनाते हैं। ठीक है, एक एफिडेविट देते हैं, एक डिक्लेरेशन देते हैं, यही सब किया था ना हम लोगों ने। एक डिक्लेरेशन देते हैं हम लोग, सीए की, डायरेक्टर्स की, ये सब इसमें आ जाता है। उसके बाद मैम हमारे को आरओसी के पास, ये सारे आरओसी जानते हो ना कौन है। अच्छा, कंपनी लॉ के अंदर, जिसको भी नहीं पैसे तो पता है तुम सब लोगों को, कंपनी लॉ के अंदर जो मेन डिपार्टमेंट है वो है हमारा आरओसी। ये सब पढ़कर आ रहे हो, इसलिए मेरे दिमाग से तुम लोगों को बताना भूल गया। ठीक है, आरओसी कंपनी लॉ का माई बाप यही है भाई, इसी को ही सब कुछ देना है तुम लोगों को। ठीक है, तो हमें सब कुछ सबमिट कहाँ करना है, आरओसी के पास करना है। आरओसी कैसे डील होता है, एमसीए की वेबसाइट से, mca.gov.in। ये साइट तो रट्टा मार लो, बहुत सारी लाइफ इसके ऊपर काम करना है तुम लोगों को। टैक्स की साइट, इसकी साइट, और अकाउंट के तो एक्सेल। ठीक है, अकाउंट्स में तो एक्सेल, एक्सेल में ही खेलोगे। टैक्स में टैक्स की साइट्स, ठीक है, जीएसटी में जीएसटी की साइट्स, और कंपनी लॉ में ये साइट, इन्हीं के ऊपर ही घूमते रहोगे तो। ठीक है, mca.gov.in, यहाँ पर आरओसी जी होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, फिजिकली तो नहीं बैठे होते। ठीक है, तो यहाँ पर सारे काम होते हैं। तो हम लोगों को अपने सारे अच्छा, कंपनी लॉ की कोर्ट कौन सी है, एनसीएलटी। ये कुछ चीजें हैं, बॉडी ऑफ कंपनी लॉ है, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, रजिस्टर, जिसको नहीं पता मेक श्योर कि वो अपनी नोटबुक्स में ये सब चीजें लिखता रहे, क्योंकि ये बार बार आएगा। आरओसी मैं बार बार बोलूंगी, व्हाट इज आरओसी, एनसीएलटी, आरओसी एनसीएलटी, फिर वहां सोच जाओगे आरओसी क्या था, एनसीएलटी क्या था। तो मेक श्योर ऐसे ही नोट्स बनते हैं। ठीक है, तो अपनी साइड बाय साइड लिखते रहो। आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, तो ये कोर्ट है कंपनी लॉ की। कंपनी लॉ की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, कंपनी लॉ की एनसीएलटी होती है। कंपनी लॉ के सारे मैटर्स एनसीएलटी में जाते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, कुछ भी हो जाए कंपनी के अंदर एनसीएलटी में ही जाओगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाने नहीं जाओगे, अलाउड ही नहीं है, तुम लोगों के पास पावर नहीं होती है। पहले एनसीएलटी, फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ पंगा हो रहा है, देन ठीक है आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कुछ मैटर्स के अंदर, बट यही सुल्व सारा कुछ सॉल्व यही हो जाता है, एनसीएलटी में ही सब कुछ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी लॉ के किसी भी मैटर के लिए तुम्हें कहाँ रेफर करना, एनसीएलटी। तो आपसे कोई पूछेगा यार कंपनी का ना झगड़ा हो गया, क्या करे, पंगा समझ नहीं आ रही, तो कहो एनसीएलटी जाओ ना, कोर्ट नहीं जाना, एनसीएलटी। ठीक है, और कंपनी का डिपार्टमेंट कौन सा होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी। ठीक है, ये बातें ऑलरेडी तुम फाउंडेशन से पढ़कर आ गए, बट जस्ट फॉर मैंने रिकॉल कर दी, दिमाग में आ जाएगी। तो हमने कंपनी बनाई थी, हमने कंपनी का नेम रिजर्व करा था, एमओए एओए बनाया था, एफिडेविट, डिक्लेरेशन, तो हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास दे देते हैं, आरओसी के पास। तो आरओसी क्या कर देता है, हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर देता है। ये सारे स्टेप्स हैं अभी तुम्हारी बुक्स में, मैं रीड कराऊंगी पूरे के पूरे तुम लोगों को, जस्ट सिर्फ समझा रही हूँ। इनकॉर्पोरेट करने के बाद तुम्हें एक सिन मिल जाता है ना, सिन मिलता है ना, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सब हम फाउंडेशन में पढ़कर आ रहे हैं। देखो अब हम कितने सारे सेक्शन फाउंडेशन में पढ़ाए, कुछ सेक्शन तो हम फाउंडेशन के अंदर मैम पढ़ के ही आए हैं, आज मैं वही सेक्शन सिर्फ करा रही हूँ जो हम फाउंडेशन में पढ़कर आए हैं। ठीक है, मैं आज कुछ एडवांस लेवल, दिस इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ लॉ, तो लॉ को हम एकदम से नहीं, मैं तुम्हारे अंदर डोज नहीं डाल सकती कि हाई डोज डाल दी हो मैम ने क्या पढ़ा दिया, बिल्कुल समझ नहीं आया। क्लियर, तो दिस इज योर फर्स्ट क्लास, तो मैं वही करा रही हूँ जो तुम पढ़ कर आ रही हो, ताकि तुम्हें भारी बर्डन ना लगे यार पता नहीं क्या पढ़ा दिया मैम ने। क्लियर, तो देखो अब सेक्शन 3 दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को। दिस इज योर बुक, तुम्हारी बुक बहुत अच्छी लिखी हुई है इंस्टीट्यूट की, फिर भी अदर बुक तुम लोगों को सर दे देंगे। ठीक है, तो 2 बुक्स होंगी, एमटीपीस पढ़ेंगे हम, आरटीपीस पढ़ेंगे, लास्ट प्रीवियस एग्जामिन्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जितना मटेरियल होगा हम सारा करेंगे ताकि हम अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाए। तो मैं अभी से ही हर संडे, ठीक है, अगर मेरा इस बार कोर्स कंप्लीट हो गया थोड़ा सा, तो मैं हर संडे, इसी संडे से तुम लोगों को क्वेश्चंस देने शुरू कर दूंगी साइड बाय साइड, जो तुम्हारे एमटीपीस और आरटीपीस को कवर करते चले जाएंगे। बट सॉल्व तुम्हें करने हैं, रट्टा नहीं फेंकना। हाँ ये देख के कर लेते हैं, मैम ने कौन से एमटीपी से दिए, देख देख के मैम को आंसर कर देते हैं, मैम को थोड़ा पता लग रहा है, मेरे को पता नहीं लग रहा, लेकिन तुम अपने आप के साथ चीटिंग कर रहे हो, रिजल्ट तो तुम्हारा आएगा ना, सीए तो तुमने बनना है ना।
तो अपनी मेहनत से लिखना, गलत लिखोगे यार मैं को डंडा मारने थोड़ी आ जाऊंगी तुम्हारे घर पर, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारी गलती कहाँ थी, ठीक है, तो तुम्हारी गलतियां सुधरेंगी सुधरेंगी, तब तक तुम्हारे जब फाइनल एग्जाम्स आएंगे तुम्हारे आईपीसीसी के, तब तक तुम खड़े हो जाओगे एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल से, फिर पेपर देकर आओगे, ठीक है। अभी तक जो फाउंडेशन का लेवल था उससे थोड़ा सा हाई लेवल है आईपीसीसी का, तो फिर वही लेवल हम लोगों को शुरू से ही जनरेट करते चलना है। सारे टीचर्स तुम लोगों के साथ यही करेंगे, तो तुम लोगों को ऐसे ही पढ़ना है साइड बाय साइड, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं सेक्शन 3। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज, देखो सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सिर्फ दिखा रही हूँ, ठीक है, नोट्स और लिखवाना नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं, ठीक है। सेक्शन 3 पढ़ के आए मैम, हम तो पढ़ी तो आए हो, ठीक है। कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है, टाइप्स ऑफ कंपनीज, सेक्शन 3 इज टाइप्स ऑफ कंपनीज। सेक्शन हमने वहां नहीं देखा, ध्यान भी नहीं दिया मैम, ठीक है। सेक्शन 3 इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, मतलब टाइप्स ऑफ कंपनीज। 1% कंपनीज पता है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, सब पता है मैम हमको ये तो, ठीक है। तुम लोगों को ये सारी डेफिनेशंस आती है, हमने बहुत अच्छे तरीके से किया, फिर भी मैं दोबारा कराऊंगी, सो डोंट टू वरी। किसी को हो यार पता नहीं क्या पढ़ा था हमने, वो लास्ट तो रह गई थी हमारी, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को आई विल मेक श्योर कि मैं तुम लोगों को ये सारी डेफिनेशंस को रिवाइज कराऊंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो सिर्फ दिखा रही हूँ तुम लोगों की, हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 3, हम लोग कर चुके हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। कंपनी क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, 1% कंपनी क्या होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक कंपनी बनती किससे है मैम, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है, 2 लोगों की जरूरत होती है, 2 से ज्यादा, ठीक है। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत होती है, मिनिमम 7 पर्सन की जरूरत होती है। ओपीसी बनाने के लिए हमें कितने पर्सन की जरूरत होती है, 1 पर्सन की जरूरत होती है। ये बात हम लोगों को पहले ही पता थी, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। सेक्शन 3 इज अ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि एक कंपनी कैसे बनाई जाती है। देखो सेक्शन 1 क्या था, कंपनी की एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 क्या था, कंपनी की डेफिनेशन। सेक्शन 3 क्या था, कंपनी की फॉर्मेशन, कि एक कंपनी बनाई कैसे जाती है। भाई पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7 लोग चाहिए, प्राइवेट बनानी है तो 2 लोग चाहिए, ओपीसी बनानी है तो 1 पर्सन से काम चल जाएगा, तो ये कंपनी बन गई, सेक्शन 3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम सारे सेक्शन लर्न करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको रीड नहीं करा रही, फाइन। तो पब्लिक कंपनी इज 7 or more person, प्राइवेट कंपनी इज 2 or more person, 1 पर्सन इज ओपीसी, दिस इज द सेक्शन 3। सो सेक्शन 3 में हम लोगों ने क्या रीड करना है कि मैम हाउ टू मेक अ कंपनी, कितने लोग बना सकते हैं इस कंपनी को। तो मैं नेक्स्ट क्लास में यहां से चैप्टर शुरू करूंगी, और डेफिनेशन तो मैं तुम्हारी साइड बाय साइड लूंगी ही लूंगी, वो 90-100 जो डेफिनेशन है एक साथ हम नहीं करेंगे, फिर से रिपीट करती हूँ, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो तीन तीन करके करते चले जाएंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद सेक्शन 4 क्या था, अच्छा कोई मुझे बता सकता है, कुछ आइडिया हो तुम लोगों को, कुछ ध्यान है कुछ, सेक्शन 4 और 5 क्या था। सेक्शन 4 इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो तुम पढ़कर आ गए। सेक्शन 5 इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 6 अभी मैं नहीं बता रही। सेक्शन 7 इज इनकॉर्पोरेशन। यहां तक पढ़ चुके हो तुम लोग, और तुम्हें पता भी नहीं कि हम 7 सेक्शन कर चुके हैं कंपनी लॉ, ठीक है, और उन 7 में से क्वेश्चन में पेपर आता है, क्लियर। अब हम सेक्शन वाइज डील कर रहे हैं ना, इसलिए हमें सेक्शन सेक्शन खेलना है, ठीक है। उसके टॉपिक्स भी याद रखने और सेक्शन भी याद रखने हैं हम लोगों को। तो सेक्शन 7 क्या है, इनकॉर्पोरेशन, ये हम कर चुके हैं मैम, हाँ ये तो वही चार्ट सेम फाउंडेशन वाला यहाँ कॉपी पेस्ट कर रखा है, ठीक है। स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन, हम पहले नाम रिजर्व करते हैं, एमओए लिखते हैं, एओए लिखते हैं, आरओसी के पास देते हैं हम, तो एक कंसेंट लेटर जाता है, एक डिक्लेरेशन जाती है, हम पैसे देते हैं हम लोग, और फिर आरओसी हमको रजिस्टर्ड कर देता है, अपना आरओसी का हम रजिस्टर, ये सारा हम पढ़ चुके हैं, वहां पर सारे स्टेप्स आ चुके हैं कंपनी के, ठीक है। तो आज की क्लास में जस्ट फॉर यू मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ हमें क्या क्या पढ़ना और कैसे कैसे पढ़ना है। मैं कुछ नहीं पढ़ा रही आज की क्लास में, सिर्फ कुछ सेक्शंस कोट कर रही हूँ। मैं फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास तुम्हें सेक्शंस को पढ़ाऊंगी भी और उसके ऊपर नोट्स भी बनाऊंगी। आज पहली क्लास है इसलिए मैंने इसको ज्यादा जोर नहीं दिया कि ठीक है यार छोड़ो आज की क्लास जाने देते हैं इनकी ऐसे, ठीक है, क्लियर। अब देखो हम लोगों को पता लग गया, अब कुछ चीजें हैं जो लिख लो सेक्शंस के बारे में, और फिर मैं तुमसे नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछूंगी इन सेक्शंस को, ठीक है। तो अब हमें सेक्शन 1 पता है, 2 पता है,
सेक्शंस नहीं भूलने बेटा, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ तुम लोगों को सेक्शंस लर्न कराने में, बहुत वो करूंगी, लेकिन तुम्हें भी लर्न करना, घर जाके पढ़ तो सकते हो ना तुम लोग, वो जरूर करना है तुमको। सेक्शन 3 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन कैसे होती है मैम? प्राइवेट कंपनी के लिए 2, पब्लिक कंपनी के लिए 7, ओपीसी के लिए 1, हो गया सेक्शन 3। सेक्शन 4 ये यहां पर नहीं है अभी, एमओए एंड इट्स ऑल्टरेशन। अब तुम लोग लिख सकते हो ऑल्टरेशन। सेक्शन 5 एओए एंड इट्स ऑल्टरेशन। सेक्शन 6 अभी मैं स्किप कर रही हूँ। सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, तो सेक्शन 3 इज अ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 4 इज अ एमओए एंड ऑल्टरेशन, सेक्शन 5 इज अ एओए एंड इट्स ऑल्टरेशन, सेक्शन 7 इज अ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अभी सारे सेक्शंस तुमको बाय हार्ट लर्न होते चले जाएंगे। तो सेक्शन, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, जिसमें प्रिलिमिनरी था, उसमें कुछ नहीं था। सेक्शन 1 क्या था? एप्लीकेबिलिटी के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, कहाँ कहाँ वो एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 2 डेफिनेशंस हैं, जो हम साइड बाय साइड धीरे धीरे रीड करेंगे, एक साथ सारी डेफिनेशंस हम नहीं रीड करेंगे। सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। सेक्शन 4 एमओए जो पढ़कर आ रहे हो, व्हाट इज एमओए। सेक्शन 5 ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, सेक्शन 7 इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने सारे सेक्शंस करेंगे और तुम लोग लिखोगे साइड बाय साइड। तो आज हमने कितने सेक्शन सीखे? वैसे तो बेसिकली आज हमने सिर्फ 3 सेक्शन सीखे, ठीक है। 3 कौन कौन? सबसे पहले आज हमने सीखा, आज की क्लास के अंदर हमने सीखा व्हाट इज कंपनी। कंपनी क्या होती है, क्यों कंपनी बनाई जाती है, ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहला यही कंसेप्ट क्वेश्चन होता है, क्यों बनाते हैं यार हम कंपनी। तो अब हमें पता है मैम कि हम कंपनी क्यों बनाते हैं, क्लियर। कैसे बनाते हैं वो इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स हैं, सेक्शन 7 के अंदर आते हैं। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं वो भी मैंने तुम्हें बताया है। नेक्स्ट क्लास में सारी नोटिंग भी करा दूंगी तुम लोगों को। मतलब मैं नहीं चाहती कि जो हमने फाउंडेशन में करा है वो हम सारा भूल जाएं। बुक्स के अंदर तो है ओके, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा अपने नोट्स के अंदर भी उसको लिख लेंगे, ताकि इन फ्यूचर जब हमें पढ़ने बैठे तो हमें पता हो कि सेक्शन 7 हमारी नोटबुक के अंदर ही, हम लोगों को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि सेक्शन 7 के ये स्टेप्स हैं। ओ ठीक है, एमओए के ये स्टेप्स हैं, फॉर्मेशन के ये स्टेप्स हैं, तो हम लोगों को सारा एक आइडिया होना चाहिए। नो डाउट हम लोग ये पढ़ कर आ चुके हैं, बट फिर भी मैं अगेन नोटिंग इसकी कराऊंगी तुम लोगों को शॉर्टकट में, सिर्फ ज्यादा लेंथी में नहीं कराऊंगी क्योंकि ऑलरेडी बुक्स में है, ठीक है। तो शॉर्टकट में इसके नोट्स में तुम लोगों को लिखवाऊंगी। तो अब यही सारे सेक्शंस के ऊपर तुम्हें फोकस करना है। सेक्शन 1 दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इतनी बार मैं रिपीट करती हूँ दिमाग में वैसे घुस जाएंगे तुम्हारे। सेक्शन 1 इज अ टाइटल एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ सेक्शन। सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 3 इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 4 इज अ एमओए ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 5 इज अ एओए ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 7 इज अ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनीज। अब कहोगे मैम क्यों इतने सेक्शंस रटा रहे हो? बच्चा मार्क्स मिलते हैं पेपर में सेक्शंस के साथ, अगर सेक्शंस नहीं लिखोगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। अब आईपीसीसी में तो मैंने तुम्हें हमेशा से बोला था, फाउंडेशन में भी अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो स्ट्रॉन्ग करो। तुमने देखा तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर कैसी वोकैबुलरी आई, ठीक है। तो इसी तरीके मेरी इस बात को पल्ले बांध लो कि सेक्शंस तो हमें लर्न करने ही है और सेक्शंस के साथ ही हमें काम करना है। हम एक एक सेक्शंस को आराम आराम से करके चलेंगे और 148 सेक्शन सारे कवर कर जाएंगे, वो भी लर्न भी करने के साथ, ठीक है। फाइन। तो आज मैं सिर्फ इतना ही करा रही हूँ, उससे ज्यादा तुम लोगों को आज मैंने नहीं कराया है। तुम लोगों को मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी इस, क्योंकि तुम लोगों के पास अभी कोई भी मटेरियल भी नहीं है। अगर मैं कुछ कराऊंगी भी तो तुम लोगों के पास कुछ नहीं है अभी। आधे तो बच्चे कॉपी भी नहीं लेके बैठे होंगे, बिना कॉपी के आके बैठ गए होंगे, पता नहीं मैम का सत्संग चल रहा है सुन लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से अपनी नोटबुक भी लेकर बैठना कंपनी लॉ की, क्लियर। और मैं तुम लोगों के साथ चैप्टर वाइज थोड़े दिन में तुम्हें लविश सर तुम्हें बुक्स भी दे देंगे जो तुम्हें कंपनी लॉ या अदर लॉस के लिए रीड करनी है, ठीक है। टिल देन मैं, तुम पैसे तो पीडीएफ तुम खुद ही डाउनलोड कर ले तो खुद समझदार हो, बट फिर भी मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये था हमारा कंपनी लॉ। आज हमने स्टार्ट किया कंपनी लॉ, अब यही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कंपनी लॉ ही कंप्लीट करवाना है मैंने तुम लोगों को, बाकी 4 एक्ट बहुत छोटे हैं, उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। जो टाइम खाएगा कंपनी लॉ खाएगा, इसलिए हमने जल्दी बैच स्टार्ट किया है और कंपनी लॉ पे मैं फोकस कर रही हूँ, ताकि अभी हमारे पास टाइम है और इसको टाइम से पहले हम खत्म करके फिर रिवीजन की तरफ चलेंगे, क्लियर।
फाइन, तो इस तरीके से हम अपना पूरा लॉ का सब्जेक्ट खत्म करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू। ठीक है, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच। ओके, कोई क्वेरी हो, कुछ बात करना चाहते हो तो पूछ सकते हो अपना माइक ऑन करके। ठीक है, कुछ पूछना है नीरू, स्पेशली यू ऑल्सो बेटा, बाकी तो पता है उनको। ठीक है, इफ यू नो। वांट टू, हाँ इफ यू वांट टू से समथिंग, कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ओके, बाकियों को पता है, बाकी भी पूछना चाहते हो भाई, बाकी भी पूछ सकते हो, और बाकियों के पास तो मेरा नंबर भी है, वो मुझसे वैसे भी पूछ सकते हैं। क्लियर, फाइन। तो नीरू स्पेशली मैं आपको बोलती हूँ, अगर कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, मैम हमें ये पता नहीं है, अभी तो पढ़ाई नहीं की वैसे तो हमने, ठीक है, तो मैंने तुम्हें आज बता दिया कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। आईपीसीसी है तो थोड़ा सा दिमाग अच्छे तरीके से खोल के पढ़ना। क्लियर, फाउंडेशन की तरह मत करना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास का टाइम तो यही रहेगा, मॉर्निंग का ही 8:30 का। ठीक है, फिर मैं एक बार सर से बात कर लूंगी। चलो।